नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब चैनल लाइव पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक खास लाइव के साथ आप लोगों से मुखातिब हैं। स्त्री काल के मंच पर पिछले दिनों विवाहेतर डेटिंग ऐप्स पर भारतीय महिलाओं की मौजूदगी के संदर्भ में एक चर्चा हुई थी, जिस चर्चा में अनुशक्ति सिंह, गीताश्री और मौनामी बासु ने हिस्सा लिया था। और ये जो चर्चा थी, ये इस मंच पर होने वाली नियमित चर्चाओं में से एक थी, जैसा कि हम लगातार सोशल, पॉलिटिकल और जेंडर डिस्कोर्स और विमर्श पर चर्चा करते रहते हैं। ये इस मंच का हिस्सा है, नियमित की बात है। और इसी चर्चा में हमारे समय की चर्चित युवा लेखिका अनुशक्ति सिंह ने विमर्श के सिलसिले में स्त्री ऑर्गेज्म के बारे में बात की, स्त्री यौनिकता के बारे में बात की, अपने विचार व्यक्त किए। और जैसे ही उन्होंने ये विचार व्यक्त किया और हाँ, संयोग से उसका पोस्टर भी आया। हमने हाल ही में उसके 1 दिन पहले से हमारे पास ये सेटअप था कि हम पोस्टर बनाना शुरू करते हैं। हमने हमारे एक साथी ने हमें जॉइन किया है जो इस कला में सिद्धहस्त है, तो हमारी वो मदद कर रहे थे और उन्होंने शुरुआत ठीक उसके 1 दिन पहले की थी और वो पोस्टर आया और उसके साथ ही ऐसा लगा जैसे कि सोशल मीडिया पर स्त्री द्वेष का चरम आ गया हो या स्त्री दिवस अपने चरम पर हमने देखा। अणुशक्ति सिंह की ट्रोलिंग से लेकर उन पर एसिड अटैक और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। तो हम आज उसी की पृष्ठभूमि में ये बातचीत कर रहे हैं और जहाँ ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि वो मंच या वो स्पेस समाज में कायम रहे जहाँ स्त्री बगैर किसी टैबू के अपने उसके विचारों का स्पेस बरकरार रहे। तो वो मतलब वर्जना रहित स्त्री अपने विचारों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। वो स्पेस को खत्म होने देना जो है वो मतलब उसे क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चर्चा जो है आज की, उसी से जुड़ी हुई चर्चा है, उसके आगे की बात हम करेंगे। और थोड़ा और इस पर स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे आकर अपनी बात रखने की वकालत करते हैं और जब सच में कोई महिला किसी गंभीर विषय पर अपने विचार रखती है, तो या तो उस पर पलटकर सवाल किया जाने लगता है या बल्कि उसको जज किया जाने लगता है, शेमिंग तक होती है, उसके खिलाफ हिंसा तक की बात होने लगती है। कोई भी विषय अपने विमर्श में अश्लील नहीं होता। किसी भी विषय पर गंभीरता से उसके तमाम पक्षों पर बात की जा सकती है। तो फिर स्त्री यौनिकता की बात भी अगर एक स्त्री ने की, तो कैसे अनैतिक या अश्लील हो गया? आखिर नैतिकता का पैरामीटर क्या है? महिलाओं के बारे में पुरुष तमाम बातें कर सकते हैं, वैदिक साहित्य से लेकर रीतिकालीन श्रृंगार कविताओं तक। महिलाओं के प्रकार के बारे में वर्णन है, उनका नख-शिख वर्णन है, सब पुरुषों के द्वारा। लेकिन ये सब नैतिकता के दायरे में नहीं आता है, ना अश्लीलता के दायरे में आता है। लेकिन एक स्त्री स्त्रियों की दमित भावना को व्यक्त करे, तो इस समाज को नागवार लगता है, बिल्कुल मंज़ूर नहीं होता है। इसलिए कोई आंकड़े को गलत बता रहा है, कोई स्त्री की भाषा को गलत बता रहा है, कोई समझ और टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, जबकि हमारे पास एक समृद्ध परंपरा है। कुमार संभव से लेकर भारतीय शंकराचार्य के शास्त्रार्थ तक, इंद्र से लेकर कृष्ण के महारास और योनि पूजा तक की। तो ठीक है, फिर आज हम अनुशक्ति हमारे साथ हैं, जो एक चर्चित लेखिका हैं और जिनके इस बयान के लिए उस दिन की चर्चा पे जो उन्होंने कहा उसके लिए धमकी दी जा रही है। तो आज वो हमारे साथ है और उनके साथ 2 और वरिष्ठ लेखिकाएँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, रति सक्सेना जी और सुधा अरोड़ा जी। सुधा अरोड़ा जी थोड़ा समय बाद जुड़ेंगी और साथ में हमारे स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन जी हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है और सुधा मैम थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे हमें। हम बातचीत अनु से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दिन जब उन्होंने कहा और उसके बाद से जो ये सिलसिले की शुरुआत हुई, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से अनपेक्षित रहा होगा या अनपेक्षित नहीं है, और मतलब क्या क्या उन्होंने झेला इस दौरान में? सबसे पहले तो वो फर्स्ट हैंड अकाउंट हम वो जानना चाहेंगे। पता है मनोरमा, उस दिन जब हम बातें कर रहे थे तो बहुत सहज बातें थी। हम लोगों ने कहना शुरू किया, हमने बात करनी शुरू की और उसी बात की श्रृंखला थी कि आपने विवाहेतर संबंधों वाले किसी ऐप की बात हुई और उस पर मैंने कहा कि 70% महिलाओं को हुँ, अक्सर
ऑर्गेज़म नहीं मिल पाता है हिंदुस्तानी महिलाओं को, जो कि एक क्या कहते हैं, अगर तो इन महिलाओं का ऑर्गेज़म ढूँढना क्यों मतलब समस्याप्रद हो जाएगा? क्या है इसमें, कहाँ की नैतिकता आ गई? एक छोटी-सी बात थी, जिसकी श्रृंखलाएँ थी। यह बात बहुत सहज सवाल था और इस सवाल को जब ये सवाल अनावृत होकर के लोगों के सामने आया, तो लोगों ने जिस तरह से इसे लिया मुझे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था। मैंने चूँकि ऑर्गेज़म पे मैंने पहले भी कई बार बातें की हैं, मैंने ऑर्गेज़म पर खुलकर लिखा है। इसी साल भर पहले इसी प्लेटफ़ॉर्म पर स्त्री यौनिकता पर, हिंदी साहित्य में स्त्री यौनिकता पर या यौनिकता पर जितनी बातें हो सकती हैं, संभावित बातें, 2 घंटे की बात थी। वो बहुत लंबा मैराथन एक वो मैराथन शो था वो, जिसमें 2 घंटे तक हम लगातार बात करते रह गए थे। बात हाँ, तो इतनी सारी बातें हमने की, मैं अक्सर बात करती रहती हूँ। पर यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो उठ गया था, लोगों ने मैंने बात 70% महिलाओं की और लोगों ने उठा लिया सवाल 1 मिनट मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बात 70% महिलाओं की और लोगों को लग गया कि मैं 70% पुरुषों की बात कर रही हूँ। सोचिए देखने का नज़रिया, मतलब आप बात करते हैं महिलाओं की, ऑफेंड पुरुष हो जाते हैं। भाई मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतनी बात कर रही हूँ कि इन महिलाओं के साथी जो हैं, उनको ऑर्गेज़म नहीं दिला पा रहे हैं। इसमें ना तो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात हो रही है, ना ही आपकी लॉन्गेविटी की बात हो रही है, इसमें एक कला ना आने की बात हो रही है। ख़ैर, मैं शुरू में तो ट्रोलिंग मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसको एन्जॉय कर रही थी और मैं ठीक है, मतलब इसको मैं मानती हूँ कि अगर आप पब्लिक लाइफ़ में हैं, तो आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे लिए असल शॉकर था वो एसिड अटैक वाली बात, जब उस व्यक्ति ने सीधी-सीधी बात की थी कि जिस तरह से नाली की सफाई होती है, उसी तरह से इस महिला की सफाई, इस नारी की सफाई होनी चाहिए। मेटाफर नारी था और उसने नारी कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाय। मैं साहित्य की छात्रा हूँ, मैं लेखिका हूँ, तो मैं मेटाफर्स में कैसे चीज़ों का कहा जाता है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो उसने नाली की सफाई के साथ-साथ इस नारी की सफाई कही और दैट वाज़ एन ओपन कॉल फॉर एसिड अटैक। मुझे उस वक़्त लगा, ये शायद संडे की बात थी, मैं एकदम कंप्लीटली अनसेटल हो गई। मतलब कि मैं सिर्फ़ अपनी बात रख रही हूँ और यहाँ ये व्यक्ति, मतलब मैं मुझे अपनी बात रखने की सज़ा ये व्यक्ति देना चाहता है। जबकि वो मुझे जानता नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, मैं उस पर किसी तरह से निर्भर नहीं। आई एम नोबडी रिलेटेड टू हिम। बहुत पहले मेरी माँ एक वो कहती थी, एक फकरा कहा करती थी, लोकोक्ति कहा करती थी, जिनके राज्य में रहो उन्हीं से डरो। मैं तो डेमोक्रेसी में रहती हूँ, मैं अपने राज्य में रहती हूँ। या फिर जिनकी कमाई खाओ उससे डरो, मैं तो कमाई अपनी खाती हूँ। Who the hell is going to make me scared? Yet I found it very heinous, very scary in terms of कि ये व्यक्ति इतना हिंसक है कि मेरे लिए, जिसके पास आवाज़ है, ओपन एसिड अटैक कॉल कर सकता है, तो बाकी इसके आस-पास किस तरह कितने सुरक्षित होंगे? आई टूक अ कॉल, मैं गई, मैंने एफआईआर करवाया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। बट ये बहुत अनसेटलिंग था। एक प्रॉपर कम्युनिटी को आप देखें, स्त्री वर्ग को देखें और ऐसे पुरुषों के बारे में सोचें, तो असुरक्षा की भावना जो है वो अचानक से बहुत बढ़ जाती है। जी। एक एक और चीज़ जो है, एक मतलब लेखन में जो है, उनको लेकर के भी क्या ये समाज, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ बोलना और एक जो राइटिंग में नहीं है, उसका कुछ बोलने में दोनों फ़र्क है। अब एक वो परंपरा है हाँ। जहाँ मंटो की कहानियाँ, जहाँ इस्मत है, जहाँ कुर्तुलन हैदर हैं, उन पे मुकदमा चलता है। आज से कितने 70 साल पहले या 50 साल पहले की बात होगी। नहीं, आज़ादी से पहले की बात थी, 42-45 की बात थी वो, जब उन लोगों पे मुकदमा चला था। है ना? लिहाफ पे दोनों पे साथ-साथ ही चल रहा था ना, काली सलवार और वो सब जो बू एक हाँ, हाँ, कहानी हाँ, थी। इनकी दोनों पे मंटो इन की। पर उन पर काली सलवार और इनकी वो थी, क्या नाम हाँ, है, नहीं, बू उनकी बू लिहाफ। और कहानी थी और इनकी लिहाफ। और इन दोनों पे और लिहाफ। मनोरमा जी एक डिबेट भी चला था। और डिबेट क्या, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, आजकल बड़े चर्चा में रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी हाँ, को चिट्ठी लिखी थी साहित्य को लेकर के, अश्लीलता को लेकर, हाँ, और लोलिता और इसके संदर्भ में हाँ, लेडी चैटरली के संदर्भ में अपना ओपिनियन दिया था। और लोलिता को कहा था कि लोलिता पढ़ा जा सकता है। पढ़ा हालांकि जा मुझे वो चिट्ठी आज तक नहीं मिली, मैं खोज रहा हूँ। और लेडी चैटरली के बारे में हालांकि उनका ओपिनियन था, उस पर फिर मेरा ओपिनियन है, और नेहरू के अगेंस्ट है हालांकि, कि किन कारणों से नेहरू देखिए, लेडी नेहरू चैटरली। को उस वक़्त की कंडीशनिंग का लाभ दिया जा सकता है। हम बिल्कुल, लेकिन नेहरू से लेकिन अभी ये बड़ी बात है कि 70 साल बेटी को लोलिता बिल्कुल, पढ़ने को कहा है। जी हाँ। जी, हाँ, 70 साल आगे बढ़ा है।
हाँ, बिल्कुल। नहीं मेरा मेरा अनुशक्ति से ये है ना कि एक जैसे कि आप फिर इसको थ्रेट नहीं मानती हैं विषयों के चयन से लेकर के, और आप कितना खुल सकती हैं अपनी किताबों में। हम जो अभी लेखन नहीं कर रहे हैं, उस तरह से साहित्य में नहीं है, तो हम एक झिझक को समझ सकते हैं, अपने अपने लिए भी वो झिझक समझ सकते हैं, और हमारे लिए बाकी जो है, हम अगर कुछ बोलते हैं तो वो मतलब थोड़ा बहुत उम्मीद से बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक लेखक जो है वो सबकी तरफ से बोलता है, ठीक है, जी। और हर बात बोलता है, तो उसके लिए जो बिल्कुल। है वो उसको इस तरह से सीमाओं में नहीं बांध सकते। मतलब मेरे तुलना में अगर आप लेखक हैं तो आपकी स्वतंत्रता और ज्यादा मायने रखती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि बिल्कुल। आप अपने उसमें कल्पनाओं में कहीं तक जा सकती हैं, कुछ भी सोच सकती हैं और कुछ भी लिख सकती हैं। वो तमाम तरह के चरित्र आप गढ़ सकती हैं, जहाँ पे सारी वर्जनाएं टूटती हैं और बहुत सवालिया निशान आ सकते हैं, तमाम जो पारंपरिक चीज है उससे आगे बढ़ करके। तो ये एक प्रसंग जो है वो आपको मतलब आगे जो है लिखने को लेकर के, विषयों के चयन को लेकर के, और अगर मतलब उसमें आप कुछ इस तरह से चरित्र चयन करते हैं, और उनको जब आप विस्तार देते हैं, खास करके उनके यौनिक पक्ष को देते हैं, या उनके सेक्स लाइफ को, या ये सारा चीज देते हैं, तो इसमें कितनी ज्यादा आपको मतलब कितना आप बंधा हुआ महसूस करेंगे, कितना मतलब ये सारी मुझे चीजें मतलब मुझे हाँ मुझे मुझे लगता है मनोरमा कि ये ओपिनियन पहले रति जी से ले लिया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत का भी मामला है। हाँ, हम अच्छा लोग हाँ, तो ठीक है। हैं। हाँ, 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 तो जी। इसमें थोड़ा-सा भी अनुशक्ति से पूछ लेते हैं और हम फिर लोग उसके रति बाद जी, हम हम आते हैं। लोग जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, तो मैं ये जवाब दे देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बंधा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं बंधूंगी। मेरे सामने मृदुला गर्ग हैं, जिनके ऊपर 43-44 साल पहले चितकोबरा लिखने के लिए केस किया गया था। और बड़ा सुंदर, हाँ, आज सुबह गीता जी से मेरी बात हो रही थी, बड़ा अच्छा किस्सा बता रही थी मृदुला जी, अक्सर कहती हैं इस बारे में, कि पुलिस आई उनके दरवाजे पर, तो उन्होंने कहा कि भाई रुकिए, मैं बच्चों को खाना खिला दूं, फिर चलती हूँ आपके साथ। तो पुलिस ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं जानता हूँ आप साहित्यकार हैं, भिन्न बातों पर, भिन्न चीजों पर लिखेंगी, पर लोगों की मानसिकता का क्या किया जा सकता है। मुझे तस्लीमा नसरीन नहीं पसंद है फिलहाल, क्योंकि बहुत ही एक दक्षिणपंथी एजेंडा चलाती हैं इन दिनों, पर तस्लीमा नसरीन के लिखे को काटा नहीं जा सकता है। तस्लीमा नसरीन ने अभी इसी भारत में वो रहती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जाहिर करते हुए उस देश में लिखा है जहां पर आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन पर फतवे चल गए। सलमान रुश्दी ने लिखा, लेखकों पर आप फतवे चलाते रहिए, लेखक आपके फतवे से नहीं डरते हैं, लेखक वही लिखेंगे जो वे लिखना चाहते हैं। चलते हैं। ठीक है। तो और आप जो वही बना मृदुला जी का बता रही थी, इस्मत जी के साथ भी ठीक वैसे हुआ था। बॉटल में दूध जी। बना रही थी अपनी बच्ची सीमा के लिए, जब और वो कह रही थी ठीक है ले चलो, मैं तो जेल कभी देखा नहीं है, चाहती हूँ जेल देखना। ठीक है। इस तो पर इस एक तरह से बात मैं कह रही हूँ, कल रात में जब अरेस्ट हाँ, अनुशक्ति का हैशटैग चल रहा था, तो हाँ, क्या कहते हैं, मेरे मन में ख्याल आया कि त्रियाक्ष की तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों, त्रियाक्ष छोटे ही हैं, बहुत बड़े तो है नहीं, त्रियाक्ष 10 साल के ही हैं। तो अच्छा ठीक है, तो त्रियाक्ष को अगर बाई चांस इन इन लोगों की बात पुलिस ने सुन ली, तो त्रियाक्ष को कहाँ सेट करना है वो मैं प्लान करने लग गई थी, किसको कहाँ हाँ। रखना है, क्योंकि मेरे नहीं भाई भाभी एक इस वक्त है रणवीर नहीं। हाँ, एक रणवीर सिंह अरे बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रही हैं, सिर्फ लेखिकाओं की नहीं, सबकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत सही है। लेकिन अरे मैं मैंने तो थोड़ा अपनी मतलब अपनी इसको बात हाँ, अपनी बात अरे कह रही लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है अनुशक्ति, उसके लिए बधाई, और आपने एक राह दिखाई लोगों को कि इस पक्ष के आजकल बड़ा आसान नहीं है दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवा ले जाना तुरंत एक दिन में, हाँ, और इस पक्ष से जब तक कि वो सरकार का पक्ष नहीं हो तब तक। नहीं, जी सरकार पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। कल जिसमें एसीपी आईओ बिल्कुल से बिल्कुल। मिली, बहुत ही शानदार व्यक्ति था। उसने वो सारी पूरा ट्वीट पढ़ा, वो पूरा जो पोस्ट था वो पढ़ा, और वो बिल्कुल सकते में आ गया। मैं ये बताना चाहती थी कि जिस तरह सकते में मैं आई थी, वो सकते में बोलते ये क्या लिखा है उसने। उसने मुझे अश्योर किया कि मैम यू डोंट वरी, इट विल बी रजिस्टर्ड। जी, और सुबह उसने ठीक है। मुझसे खुद कहा कि आप कॉपी ले जाइए। हाँ, और कितने बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आए, जितना जितना ये बंद समाज है, हम उसका वो खुल भी रहा है, ये दोनों चीजें देख रहे हैं, और खूब महिलाएं खास तौर सपोर्ट पे में आई और ठीक महिला ठाक हाँ, पुरुष भी आए। जी। हाँ, ठीक-ठाक पुरुष भी आए। तो अब हम रति जी के पास चलते फिर आएँगे, तो और दूसरे दौर में फिर और विस्तार से बात करेंगे। रति सक्सेना जी कवि, आलोचक, अनुवादक और शोधिका हैं, और इन इन आज की बातचीत के संदर्भ में इनके कविता का संग्रह जो है अथर्ववेद की प्रेम कविता, उसका खास महत्व है, आज खास संदर्भ है। तो हम रति जी से सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों ये इस तरह के सवाल करते के साथ इतना आहत क्यों सब कुछ हो गया, और क्या सच में हमारी संस्कृति यही है, मतलब ये संस्कृति के विरुद्ध बात कही गई है अणुशक्ति ने जो जो कहा उस चर्चा में, तो क्या वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध था वो बात?
आपका आपका माइक अनम्यूट करिए। अनम्यूट करें। नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और अनुशक्ति बहुत युवा है, मेरी बेटी से भी छोटी होगी, तो मैं उसकी जो बहादुरी के लिए उसको सलाम करती हूँ। देखिए, एक तो हमारी संस्कृति के बारे में कोई जानता नहीं है, जानना नहीं चाहता है। इसमें गलती ये है कि हम लेखक भी नहीं पढ़ते हैं। आपने वेद में बात की कि वेद से लेके वो किया, नहीं, वेद में तो आप सोचिए कि सबसे पहला सूक्त है कि न सद आसीत न असद आसीत तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे तब काम आसीत। सबसे पहले जो पैदा हुआ है वो काम पैदा हुआ है, और काम ने अपने अंदर शक्ति देखी है और उसके बाद बढ़ा है। इसके बाद में पूरा जो वेद की जो फिलॉसफी है, जो सांख्य तक चली है, वो पुरुष और प्रकृति में है, और पुरुष और प्रकृति बराबर चलते हैं। तीसरी बात आप ये देखिए कि वहां यम यमी संवाद है ऋग्वेद में, जहां यमी खुलकर यम से अपनी यौन इच्छा का इजहार करती है कि मुझे सेक्स चाहिए और तुमसे अधिक प्रिय मेरा कौन होगा। और वो बहुत सुंदर कविता, वैश्विक स्तर की कविता मानी जाती है। इसके बाद में अथर्ववेद में जो मैंने बहुत सालों पहले अथर्ववेद का जब मैं काम करती थी, मैंने इस पे काफी काम किया है, तो मैंने देखा कि बहुत सी प्रेम कविताएं हैं, और अथर्ववेद में कहीं पे ऐसे ट्रीटमेंट भी है, औषधियां भी है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को वो नहीं कर पाता है, तो उसको इस तरह के रोगों का इलाज करवाना चाहिए, ये भी है देखिए। और दूसरा ये है कि ऐसी कविताएं भी है जहां पर स्त्री कहती है कि मेरा प्रेमी, वो प्रार्थना करती है कि मेरा प्रेमी मेरी तरफ घोड़े की तरह खींचता चला आए, है। यानी वो यहाँ पर यौन संतुष्टि वहां पर गलत नहीं थी। वो जो हमारे पास, देखिए बहुत बड़ी है ये तो संकलन है ना, तो आप हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसमें अच्छे पॉइंट्स भी हैं, अच्छे सूक्त भी हैं, जहां से हम देखते हैं कि ये जो संस्कृति, ये जो हमारा साहित्य है, वो वैश्विक साहित्य स्तर पे बहुत ही खुला साहित्य है। विश्व के किसी भी साहित्य ने इतने खुलेपन से, वैश्विक साहित्य ने नहीं लिखा है स्त्री पुरुष के संबंध को। यमी कहती है अपने भाई से कि मुझे तुमसे ही वो करना है, यौन संबंध रखना है। ये इस तरह के ट्रोल कमेंट्स ना लिए जाएं, कृपया अपने कचरे ज्ञान से आदि, यदि उनको ज्ञान है तो वो बताएं। पढ़ा नहीं है। एक आप पढ़ लीजिए, कुंदन सिंह जी, मेरा आध कचरा ज्ञान नहीं है, मैंने 15 साल 20 साल मैंने 63 से मैंने वेद पढ़ा है। वैसे ही कमेंट ऊपर लिए जाएं जो सवाल होंगे, या वैसे कमेंट ऊपर लिए जाएं जो डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी बातें है कि आप ये देखिए कि चाणक्य उसने कौटिल्य ही नहीं, ये हमारे यहाँ जो कामसूक्त है, कामसूक्त में एक पूरा की पूरा अध्याय है जहां पर पुरुष को ये बताया जाता है कि वो स्त्री को कैसे संतुष्ट करे, और अगर उसमें कुछ कमजोरी है तो कैसे दूर करे। तीसरी बात यह है कि अगर आप कालिदास, अब आप प्रकृति में आप जाइए कि जो वो वाली संस्कृति, वो वाला साहित्य जहां पर जिसे हम कहते हैं कि लौकिक साहित्य, वहां लौकिक साहित्य में कालिदास कुमार संभव में शिव और पार्वती के यौन संबंध की खुल के चर्चा कर रहे हैं। ऋतु संहार में परकीय नायिका का विशेष रूप से उल्लेख है। परकीय नायिका वो होती है जो अपने पति को छोड़कर किसी और के लिए जाती है। इसका ये मेरा मतलब नहीं है कि ये मतलब नहीं है कि वेद इसको वो उसको कहते थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो साहित्य है वो उन्मुक्त था, वो मानवीय, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बात करता था। सब जगह नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30% करता था, और वो हमारे 30% विश्व में सबसे ज्यादा है। बस एक सेकेंड रति जी, एक सेकेंड, मैं निशात जी को कहना चाह रही, निशात इमरान जी को, कि दरअसल ये कार्यक्रम जो है हमारा, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो बोलने का स्पेस है उसको क्लेम करने के लिए ज्यादा है। स्त्री वर्जना रहित अपनी बात मतलब करने के लिए स्वतंत्र है, और जो इसके खिलाफ जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है, इस पे हमारा ये कार्यक्रम ज्यादा आज का केंद्रित है।
जी। तो मैं ये कहूंगी, अगर संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारे वैदिक साहित्य से लेके प्राचीन साहित्य, जो एक उच्च कोटि का भी साहित्य है, वहां से देखा जाए तो हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की मानसिक भावनाओं को, यौन भावनाओं को पूरी स्वतंत्रता या सम्मान से देखा गया है। हाँ, ये स्थिति जब बदली है तब 2000 ईस्वी में, जब पुराण लिखे गए हैं और जब 18 ये स्मृतियां लिखी गई हैं, उस समय स्त्री को बिल्कुल हाशिए में डाल दिया गया। उसका कारण शायद ये था कि बाहर से आक्रमण होने लगे थे और उन आक्रमणों के कारण उन्होंने अपनी स्त्रियों के लिए ऐसा किया होगा, ऐसा हम एक पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो जानते हैं, आप वेद पुराण को एक मान लेते हैं, जबकि वेद पुराण में 3000 4000 साल का अंतर है। तो हाँ, और वेद पुराण क्या है, वो एक डाइल्यूटेड वर्जन है जिसमें कुछ वैदिक देवताओं के नाम लेके अपनी कहानियां जोड़ी गई हैं, जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनके द्वारा। उस समय ये टैबू शुरू हुआ। तो मेरा कहना है कि ये संस्कृति, हमारी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए कि प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग हमेशा वेद पुराण का एक साथ रेफरेंस देते, जैसे मतलब वेद के ठीक बाद पुराण चला है, जबकि 3-4 हजार साल का फर्क है। बिल्कुल जी। तो ये बात लोगों को मतलब ये कभी ध्यान में नहीं आता है। आप क्यों नहीं ध्यान में देते? आप गूगल कर लीजिए, आप आजकल तो गूगल बाबा भी बता देंगे आपको। क्यों नहीं ध्यान देते? पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये सोचिए कि वो 4 तो वेद हैं, इसके बाद में 4 ब्राह्मण हैं, 4, उसके बाद में असंख्य उपनिषद हैं, इसके बाद में शास्त्र हैं, इसके बाद में जाकर हमारे पास में पुराण आते हैं। इतना सारा साहित्य के बाद में जब पुराण आते हैं तो पुराणों में 2000 3000 अभी 4000 साल का भी अंतर हो जाता है। और पुराण की रचना इसलिए की गई थी जब तक ये हो गया था कि स्त्री और वेद शूद्र को वेद पढ़ने से रोक दिया जाए। तो उस समय फिर कैसे पूजा करें घर में जाके? तब जाके उन्होंने पुराण किया था। पुराण में कुछ ऐसा लेके, और ये अलग तरह का एक शुरू हो गया था। तो ये एक बात मेरी इतनी है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी एक संस्कृति है जिसने प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझा है कि प्रकृति और पुरुष, है ना, दोनों से के मिलन से ही ये होती है। अथर्ववेद में काम सूक्त है, काम सूक्त है। आप ये सोचिए, जहां काल सूक्त है, काल मतलब स्पेस, वहां पर काम सूक्त भी है। और आज के सारे साइंटिस्ट, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, अगर आप अंग्रेजी पढ़िए, आप यूट्यूब देखिए, तो आप देखेंगे कि इस बात को कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और थ्योरी ऑफ यहाँ से आइंस्टीन से लेके की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो काफी कुछ ये जो वैदिक जो विचारधारा है कि ये प्लस, और जिसे हम कहते हैं ना कि ऋण, और ये जो चाइनीज में जिन और ज़ेन बोलते हैं, ये 2 शक्तियों से मिलकर बनी है। और ये भारतीय साहित्य में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से बताया गया। तो हमें तो गर्व है कि हमारा साहित्य में खराब भी चीजें हैं, हम ये नहीं कहते। पुराणों को भी पुराण की तरह से पढ़ना पड़ता है, ये कहानियां हैं। फिर बाद में नियम बनाए गए, स्मृतियों में नियम बनाए गए, उस समय हम पीछे लड़कियों को, स्त्रियों को पीछे ढकेल दिया गया। तो आज जो पुरुष जानता है वो पढ़ता नहीं है, और पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। और सुनता भी किसको है? जिनको सुनना नहीं चाहिए। और ये पुरुष की जो स्थिति है, अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें एजुकेशन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि यहां पर साइंटिस्ट हो, चाहे वैज्ञानिक हो या कुछ भी, कोई भी हो, वो इसी तरह की बातें करने लगा है। मेरे पास में एक साइंटिस्ट मित्र जो थे, काफी सीनियर साइंटिस्ट रहे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ VSSC में, उनका फोन आया कि मैडम, आई विल इंट्रोड्यूस a person who is a scientist and who knows very much about the Vedas. So मैंने कहा कि वेद पढ़ने में मेरे 25-30-40 साल हो गए और अभी भी मैं उसको पढ़ ही रही हूँ। तो वो साइंटिस्ट होने से वेद कम पढ़ना शुरू किया, तो रिटायरमेंट के बाद में। आप रिटायरमेंट के बाद में वेद पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूछा कि कैन आई गिव यू ए लेक्चर ऑन एरोनॉटिक्स? मैंने वेद पढ़ा है, कि मैं आपको एरोनॉटिक्स में लेक्चर दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो कह लगा कि हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा यही बात है, आपने इधर से उधर से उठा के कुछ बोलना शुरू कर दिया, आपने नहीं पढ़ा है। अब तो ये गूगल में ही पढ़ लीजिए कि वेद और पुराण में कितना अंतर है। आपका आवाज नहीं आ रही है, मनोरमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
अनम्यूट कर लीजिए मनोरमा। अनम्यूट करें आपका मनोरमा। सवाल, हाँ, सवाल नहीं सुनाई दे रहा मुझे। अनम्यूट करें मनोरमा। सुधा मैम जुड़ रही थी तो मैं उनको असिस्ट कर रही थी, लेकिन अभी दिख नहीं रही हैं, वो ट्राई कर रही हैं। मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ, आप बात करिए, बात बढ़ाइए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अब और आ ये गई। और हाँ, ट्रोलिंग की स्थिति ये आ गई है कि आज कोई भी किसी को ट्रोलिंग कर लेता है। हाँ अभी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि एक ऐसा क्लब है कि यहाँ पर जो बहुत इंटेलेक्चुअल था, जहाँ पर जो एक आईएफएस ऑफिसर ने शुरू किया था, वो आईएफएस ऑफिसर कांग्रेसी था। उसने काफी कांग्रेसी, उसे काफी मलाईदार पोस्ट ली थी बाद में, रिटायरमेंट के बाद भी उसने एक शुरू किया था। और उसमें ये था कि इंटरनेशनल अफेयर्स और इन सब के बारे में चर्चाएं हुई थी, और बाहर से लोग आते थे, लेक्चर देते थे। उसकी फीस थी 10,000 रुपीज, एंड आई बिकेम मेंबर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे सबके बारे में जानने में इंटरेस्ट है। तो मेंबर, जब वहां पर शबरीमलाई का केस चलने लगा तो वो ट्रोल करने लगे। उसमें मैं ही एक्चुअली 2 या 3 ही एक्टिव थी, बाकी आईएएस ऑफिसर्स थी, विमेन आईएएस, वो अपने अपने ही उसमें रहती थी बस। तो ट्रोल करने लगे कि अगर हम महिलाओं के वो शबरीमलाई में जाएगी तो हम महिलाओं का जो एक पोंगाला होता है, हम आए तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं तब तक तो चुप थी। मैंने कहा कि ये आईएएस ऑफिसर्स, उसमें ऑफिसर्स और इन सब से मैं क्या बात करूं। तो मैंने कहा कि तब मैंने ये कहा कि पहली बात, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरा ये पर्सनल केस नहीं है। और मैं मंदिर क्यों नहीं जाती, फिर से बता दूं आपको, वेद में मंदिर की कोई उल्लेख नहीं है। मंदिर कल्चर आया है 2000 इयर्स बैक, वो भी वहां पर ओटोमन एम्पायर से और रोमन और यूरोप से, और फिर धीरे वो बौद्ध के माध्यम से आया है। बल्कि एक जिक्र तो शुरुआती मंदिर का मैं पढ़ रही थी अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल को लेकर के, सुर्ख कोटल है ना, कुषाण के समय का, यहाँ मैं एक पर्सनल मनोरमा जी, हमारे घर पे जो देवता होते हैं, मेरे यहाँ इनफैक्ट जो देवता हैं वो मिट्टी के देवता होते हैं। मिट्टी के माधो, जो मिट्टी, एक जगह मिट्टी को इकट्ठा करके उन देवताओं की पूजा होती है। इनफैक्ट मेरे जो है ठाकुर जी मिट्टी वाले हैं, बिल्कुल कोई प्रतिमा नहीं है, मिट्टी से तो बनेंगे भगवान, तो कोई प्रतिमा नहीं है, वो एक मिट्टी के एक जगह प्रतिमा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अभी तो मैंने ये कहा, अभी 10-20 साल पहले आप चले जाइए तो जो पूजा का स्वरूप था बिल्कुल सारी जो मैया की पूजा होती थी वो भी पिंड की तरह से स्थापित होती थी, और अभी भी होती है हमारे घर में, बरन बाबा और इन सब की पूजा होती थी, वो भी एक मिट्टी का बड़ा सा पिंड होता था, बस यही था। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने शबरीमलाई, पहली बात तो मुझे इसमें है नहीं इंटरेस्ट। दूसरी बात यह है कि शबरीमलाई जो है, इसमें अय्यप्पन जो देवता है, इन देवता का नाम पुराणों तक में नहीं है। और अय्यप्पन के लिए ये जो ऐतिहासिक रूप से ये कहा जाता है कि वो बुद्ध जब यहाँ से श्रीलंका गए थे तो उन्होंने जो विहार खोले थे अपने, तो उसमें से एक मूर्ति, क्योंकि उनके बैठने का यौगिक तरीका है, वो सब कुछ ऐसा है, तो वो था, और बाद में वो कन्वर्टेड हुए। एक ऐतिहासिक तथ्य ऐसा कहा जाता है। तो मैंने ये कहा कि I personally I'm not interested in going there, but आप इसको इतना तूल क्यों दे रहे हैं? Why you are so much worried about it? कि अगर वो चली जाए तो उन्होंने मुझे, पढ़े लिखे लोगों ने मेल्स में ट्रोल करना शुरू कर दिया कि कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट लोग मुझे कहते हैं कि ये दक्षिणपंथी है, क्योंकि वेद पढ़ लिया तो मैं पापी हो गई। और वो कहते हैं कि मैंने ये बात कर दी, वेद की बात कर दी, तो मैं पापी हो गई। यानी आपने वेद पढ़ लिया तो आप दक्षिणपंथी भी नहीं है या कम्युनिस्ट भी नहीं, दोनों की तरफ से आप पापी, और ये कम्युनिस्ट है और ये ऐसी है, ये वैसी है करके उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। आई वाज शॉक्ड, दे वर एजुकेटेड पीपल, वो लिख रहे थे। मैंने उसके डायरेक्टर को फोन करके कहा, मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात करोगे तुमने, क्या बात करोगे, क्या कहा? तो ये स्थिति है कि आप, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या है और क्या केस है। और जब हमारा पता, और ये बात है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और जब ये बात में ड्राइवर वगैरह से बात हुई, उनसे यहाँ के उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि ना मैडम क्यों जाएं, ये कर जाए। तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, ये एक जमाना था, जंगल में था, इसलिए स्त्रियों को ले जाना वर्जित कर दिया गया होगा कि उनके लिए, क्योंकि पैदल जाते थे पहले। हम जब यहाँ आए थे 75 में, तो यहाँ पैदल जाते थे, 4-5 दिन लगते थे जंगल से निकलने में, तो इसलिए उन्होंने वर्जित कर दिया होगा।
तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी इसके लिए हंगामा मचाने की क्या जरूरत है। अगर हम विश्वास करते हैं तो कम से कम हिंदू धर्म ऐसा है जो पेड़ तक में भी, जल तक में भी, पहाड़ तक में भी भगवान खोजता है जी। तो आप क्यों इसको बिगाड़ने में लगे हैं? जो है चलने दीजिए और सबको नदी के बहाव में। जी, तो मतलब हमें अपना और ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, अपनी ही संस्कृति में पीछे जाकर देखना। जब संस्कृति के रेफरेंस हम देने लगते हैं, उस पर चोट पहुंचने की बात करते हैं, तो बहुत कुछ है जो पलट करके हमें बताता है कि हमारी संस्कृति के कितने रंग हैं, क्या क्या पक्ष हैं। मैं अब सुधा मैम के पास आऊंगी और सुधा मैम से मतलब जो हमारा आज का विषय है, और जैसे कि हमारी बातचीत पहले भी हुई थी इसको लेकर के, मैम को मैंने पिछली बातचीत का भी रेफरेंस दिया था जब इन्हें मतलब मालूम नहीं था, तो उसके संदर्भ में मैं चाह रही हूँ कि अभी जो एक आहत पौरुष की बात एक सवाल की बात प्लीज। किसी ने लिखा है कि पर प्रामाणिकता नहीं है इतिहास की तरह। क्या मतलब प्रामाणिकता? वेद तो लिखी किताबें हैं भाई, पहले तो मौखिक चली है और किताब कोई क्या बोल रहा है कि इतिहास की तरह प्रामाणिकता। इतिहास तो कोई लिखता था, वेद तो एक सबसे बड़ी बात यह कि इसको इतना ओरल रूप से, मौखिक रूप से जीवित रखा गया, और ये तो अब उसको जब प्रिंट भी कर दिया गया है तो ये तो प्रामाणिक है ही। और नहीं, और जब हम धर्म की और एक संस्कृति, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में बात करते हैं तो वो एक रेफरेंस तो है ही है ना। रति मैम, एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये जो ट्रोल वर्ग है, ट्रोल समुदाय, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रोल समुदाय से हैं। ट्रोल समुदाय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी जानकारी बहुत न्यून है। सिंस उनकी जानकारी कम है, उनका जो मिसकंसेप्शन है, जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से अक्सर सीखते हैं, उसी को आखिरी सत्य और तथ्य मान लेते हैं। तो उन बातों को मैं अक्सर दिल लगाने की बातें नहीं मानती। देखो अणुशक्ति में एक बात बता दूं कि मैं यही बता रही थी, अपना केस जो मैंने बताया था शबरीमला का, कोई पूछ रहा कि शबरीमला का क्यों नहीं कराई, वो मैंने इसलिए बताया था कि ट्रोलिंग कहीं पे भी हो सकती है। मैंने ये यौनिकता के लिए नहीं किया था, है ना? लेकिन ट्रोलिंग, हालांकि वहां पे भी यौनिकता थी कि क्यों नहीं स्त्री अलाउड है वहां पे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था। मैंने इसलिए किया था कि वहां पर ट्रोल कौन कर रहा था मुझे? आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये ट्रोल कर रहे थे। यानी यहाँ पर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। They are not well versed. डिग्री होना और जानकारी होना, they don't want to be. Yes, ठीक है। चलिए अभी हम they don't want to be, they don't want to learn. देखिए इस विषय को लेकर के ही कितना भ्रम है। टिप्पणियों से लेके लोगों ने जिस चीज को हाइप किया, हम बात किस चीज पे कर रहे थे और बात कहां से कहां आकर पहुंची, आप यही समझिए ना। संजीव जी के पास जब हम आएंगे तो हम फिर संजीव जी से बात करेंगे इसके बारे में कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य था, हमारा वो क्या था, हम किस मुद्दे को लेकर के आए थे और कहाँ आकर के वो हाईलाइट हुआ, मतलब और वो भी कितनी आधे अधूरी जानकारी के साथ। जब हम विवाहेतर संबंध में इसकी बात कर रहे थे ऐप पर आने की, उस तरह के ऐप पर, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न विवाह संस्था की गैर बराबरी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न था। हाँ, तो ये तो किसी को नजर ही नहीं आता है। तो हम और उसको सीधे आप एक ऑर्गेज्म के नाम पर एक जो बयान जो कि उसका एक हिस्सा है उस मैरिज के अंदर, एक बात में उसी में अनुशक्ति का एक स्टेटमेंट भी था, द्रौपदी के 5 पति और कृष्ण के 16,000 वाला। उसको लोगों ने धार्मिक संदर्भ में देखा, उसको विवाह कंपैरिजन था, दैट वाज हिज नॉर्मल कंपैरिजन कि कैसे परसीव की जाती है। और ये पूरी राजनीति को सुना जाए उसके बाद हम विवाह नामक संस्था में गैर बराबरी की बात करें। आप 90% शादियां जो है तय करके कर रहे हैं, जहां पे लड़कियां जानती तक नहीं है किससे शादी होने वाला, उनका पहले शारीरिक संबंध होता है, बाद में प्यार होता है। आप फिर कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? किस कानून, किस प्राकृतिक नियम के तहत इसको, ये एक तरीका है हमारे यहाँ जो मान्य है, स्थापित है, लेकिन क्या ये कितना जैविक है और क्या ये कितना नैसर्गिक और स्वाभाविक है? ये तो इसमें तो सवाल है ही ना। हमारी जो बातचीत का वो था। हाँ, और तो दर्शकों को बता दूं कि हम सबको ट्रोल नहीं समझते, असहमतियों का, हम तो असहमति को के ही आदर के लिए आज बैठे हुए हैं। जो अच्छी भाषा में और बात को बढ़ाने के लिए कमेंट्स आएंगे उन्हें हम जरूर लेंगे। गालियां ट्रोल हैं, धमकियां ट्रोल हैं। मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि जब मैं आजकल ज्यादा फेसबुक में भी नहीं आती, मैंने लिखा भी नहीं 1 महीने से 2 महीने से, तो मुझे अणुशक्ति का मुझे कुछ दिखा और मैंने बाई चांस कल खोल के देखा। जब मैंने उसकी ट्रोलिंग की भाषा पढ़ी तो मैं सकते में आ गई थी, मैं शॉक्ड थी। कारण क्या है कि विषय क्या है कि स्त्रियां क्यों जाती हैं, उसने अपने बारे में नहीं लिखा था, लेकिन ट्रोलिंग हो रही थी कि एज इफ शी इज इनवाइटिंग। तो वो जो गंदी भाषा या गंदी मानसिकता थी वो खुल के आ रही थी। यहाँ पर ट्रोल नहीं किया जा रहा था इसको,
अपने मन की गंदगी निकाली जा रही है। बिल्कुल आप पक्ष में भी हो सकते हैं, इसके विपक्ष में भी हो सकते हैं। आप कहते हैं अनुशक्ति आप 100% गलत है, मैं भी कह सकती हूँ, तो मैं वो हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन उसके लिए एक गंदी भद्दी भाषा का प्रयोग करना और भद्दे भद्दे कमेंट देना, वो मुझे शॉक कर गया। और इसीलिए मैं इस स्थिति में, जब चंदन ने लिखा कि आप आएंगी, तो मैंने, आपको मालूम है कि मेरी स्थिति क्या है घर में, मैं किस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हूँ। मैंने कहा कि इस विषय में तो मैं बोलूंगी। कारण क्या है कि अब आप चाहें तो आराम भी कर सकती हैं मैडम। ये हमने थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मैं बाद में आपको सुनूंगी सुधा जी, नमस्कार, मैं आपको बाद में सुन लूंगी। तो फिर आपको ठीक लगे तो फिर आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट के उसमें, ठीक है? 10-15 मिनट अगर आप आधा घंटा आराम कर सकते हैं, क्योंकि अब अभी आधा घंटा गंभीर बीमारी में हमने इनको खींचा है, तो हाँ खींचा है। कोई बात हम दर्शकों को ये बता दें कि रति जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हमारे शो में वो आ जाई हैं, ज्वाइन की हैं, ठीक है मैम। तो आप आराम से, अगर कंफर्टेबल है तो सुनते रहिए, नहीं तो हम आप आराम भी नहीं, आप मैं थोड़ी देर में आती हूँ, है ना? ठीक है, आप मेरे को नीचे कर दीजिए उसको, आप मेरे को नीचे कर दीजिए, ठीक है? तो सुधा मैम अब आपके पास आते हैं, ठीक है? हाँ, जो कि मैंने आपसे पूछा था, फिर कंटिन्यू हो गया था। आप अनम्यूट कर लें सुधा दी, आप अनम्यूट कर लें। जी मैं माफ़ी चाहती हूँ बहुत देर से आने के लिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ जयपुर में हूँ अभी, और वाईफाई का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अब हो पाया है, मोबाइल से नहीं हो रहा था। अच्छा, तो मैं इस पूरे एपिसोड से बिल्कुल अनजान थी, अभी भी थोड़ा सा डिसओरिएंटेड हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने आते आते आप लोगों का जो पिछला वीडियो था वो देखा। और मैंने कल, मनोरमा ने मुझसे कहा तो मैंने सिर्फ इस बात पर हामी भरी कि ट्रोल किया जा रहा है और उस पे भद्दी भद्दी चीजें लिखी जा रही हैं, तो इस पर मुझे बात करनी थी। और मैंने आपका जो अपना अनुभव इसको लेकर के हुआ, जब मतलब लिखने में इस तरह के, मैं बहुत लंबा अनुभव मैं आपसे शेयर करती हूँ पिछले 50 सालों का। हाँ, तो एक तो मैं ये बताऊं, ये ट्रोलिंग जो है ये नया ट्रेंड है बिल्कुल। और ये इस तरह की औरतों ने जब भी मुंह खोला है, किसी भी पढ़ी लिखी, ज़हीन, प्रतिभा संपन्न, क्रिएटिव महिला ने जब भी मुंह खोला है, शुरू से ही उसके खिलाफ इस तरह की चीजें होती रही हैं। अभी आपको एक चीज बताऊं, शायद याद भी हो आपको, 2017 में जब 17 सितंबर, शायद 2017 नहीं, उससे भी पहले, मृणाल पांडे ने ट्विटर पे लिखा था, जुमला जयंती दिवस की शुभकामनाएं। मोदी जी का जन्मदिन था और उन्होंने जुमला जयंती, तो उस पर मृणाल पांडे जैसी वरिष्ठ लेखिका को, जिसको सब लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं, उनको इतनी भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियों से और क्या नहीं कहा गया था, मतलब उसको पढ़ना भी बहुत तकलीफ दे था। तो ये सब हो रहा था और मृणाल जी को बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको हटा लीजिए, उन्होंने कहा मैं नहीं हटाऊंगी, और वो लगा रहा और वो गालियां खाती रही। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों को अपनी गंदगी निकालनी है, निकाल लेने दीजिए। तो ये उस वक्त हो रहा था। पर मैं आपको 30 साल पहले की बात पे ले चलती हूँ, और उससे भी पहले देखें तो आप सोचिए कि इस्मत चुगताई ने जब लिहाफ लिखी थी, तब उनको कोर्ट में घसीटा गया था, जबकि उस कहानी में कहीं भी कुछ भी अश्लील नहीं था, पर इस्मत चुगताई और मंटो दोनों को कोर्ट में घसीटा गया था, दो अलग अलग कहानियों के लिए। कृष्णा सोबती ने जब मित्रों मरजानी लिखी थी, सूरजमुखी अंधेरे के लिखी थी, उस पर इतने वरिष्ठ आलोचकों की भी और पाठकों की भी इतनी गलत तरह की टिप्पणियां आई थी। मित्रों मरजानी में ऐसा कुछ नहीं था, आज भी लोग उसको कहते हैं कि ये इस तरह का लिखने की क्या जरूरत थी। इसके बाद आपको याद ही होगा कि मृदुला गर्ग जी को तो बाकायदा उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था, और उनको एक पन्ना वो चित्तकोबरा का लिखने के लिए घर से वारंट आ गया था और उनको जाना पड़ा था। ये सब बहुत कुछ होता रहा है।
इसके साथ ही आपको बताऊं कि 1980 की बात है, 80-82 की, जब लीला नायडू जो बड़ी मशहूर अभिनेत्री थी और उन्होंने पहली शादी ओबेरॉय खानदान के वारिस से की थी और उनकी बेटियां, 2 जुड़वा बेटियां हुई थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी, 18 साल की उम्र में उन्होंने तलाक ले लिया था। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक शादी नहीं की और उनका कहीं कोई अफेयर भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन उन्होंने डॉम मोरेस जैसे प्रतिष्ठित लेखक कवि से शादी की और डॉम मोरेस ने एक वक्त में लीला नायडू को छोड़कर, सरयू पाहुजा नाम था शायद पत्रकार का जो उनसे आधी उम्र की थी, उससे शादी कर ली और लीला नायडू इतने ज्यादा डिप्रेशन में गई थी, वो जहाँ रहती थी वहां के लोग बताते थे कि वो कैसे बड़बड़ाती रहती थी और उस वक्त उन्होंने सैवी को एक साक्षात्कार दिया था अपनी अपनी तकलीफों के बारे में लिखते हुए, डॉम मोरिस के, और बहुत 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 कम, बहुत शालीन शब्दों में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने तो छोड़िए, हमारे प्रबुद्ध पत्रकार कन्हैयालाल नंदन जी ने, तब वो एक कॉलम लिखते थे जरिया नजरिया, और उन्होंने लीला नायडू के उस सैवी के पीस पे एक लिखा था, जरिया नजरिया में कॉलम लिखा था, उसमें उनको बाकायदा मैडम और मोहतरमा कह के, और आपको क्या 27 सालों बाद ये होश आया कि ये शादी गलत है और ये और वो, पता नहीं क्या क्या लिखा था। तो मैंने तब उनका कॉलम जब आया था उसके 2 दिन बाद मैंने लिखा औरत चुप रहे। मैं भी तब वामा स्तंभ चलाती थी, वामा स्तंभ लिख रही थी जनसत्ता में, हर बुधवार को आता था, उनका रविवार को आता था। तो उनका जब स्तंभ आया और उसके ही बारे में मैंने लिखा, औरत चुप रहे तभी महान है। और उस स्तंभ के बाद मुझे भी इतनी बुरी तरह से लोगों ने कहा कि ये आप, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, अभी मैं नाम ले रही हूँ, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, मैंने लिखा था एक प्रबुद्ध पत्रकार इस तरह से लिखते, जो महिला इतनी सम्माननीय थी वो आज चूंकि अपने पति के खिलाफ बोल रही है इसलिए वो मैडम और मोहतरमा हो गई। और बाल खींच कर बाहर घसीट कर लाने को उन्होंने कहा, छोटा पकड़कर, और वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक, वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक का उन्होंने अनुवाद किया था चौराहे पर चड्डी खींचना। ये इतनी बड़ी अभिनेत्री चौराहे पर चड्डी खींच रही हैं, ये कन्हैयालाल नंदन जी के शब्द आपको मैं बता रही हूँ। इतनी बुरी तरह से उनको, और सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत से लोगों ने उनको बुरा भला कहा था। और खैर लीला नायडू ने उसके बाद वो फिर बहुत बुरी तरह से अकेलेपन और डिप्रेशन में चली गई और इलाज चलता रहा। तो ये लीला नायडू के साथ हुआ। मेरी अपनी मित्र रिंकी भट्टाचार्य, बिमल रॉय की बेटी, बासु भट्टाचार्य जी की पत्नी, उन्होंने मानुषी चलाती थी ये मधुकिश्वर की मानुषी को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया, लंबा साक्षात्कार था। उसमें जब रिंकी ने बासु भट्टाचार्य के बारे में बोला तो एक सिरे से उनको बुरा भला कहने की, तब अगर ट्विटर और ये होता तो पता नहीं उनकी क्या हालत होती, पर वैसे भी बहुत बुरा सलूक किया उनसे, उन लोगों ने बहुत ही बुरा सलूक किया था। मैं इत्तेफाक से उनके साथ जुड़ी हुई थी हेल्प में, जहाँ काउंसलिंग की जाती थी औरतों की। और चूंकि वो फिल्म फ्रेटर्निटी से थी तो वहाँ पर, और बांद्रा में हम लोग रहते थे, और बांद्रा में आपको पता है मुंबई के बांद्रा इलाके में बहुत सारी फिल्मी हस्तियां रहती हैं, नामी गिरामी हस्तियां। तो कभी कभी
ये फिल्मी हस्तियों के घरों से, मैं नाम नहीं बताना नहीं चाहती, ले नहीं सकती क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है, तो उनका फोन आता था पुलिस स्टेशन पे कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है और आप लोग आकर कुछ करिए वरना। और जब पुलिस, तब ये पुलिस, महिला पुलिस वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो पुलिस स्टेशन से हमको फोन आता था कि आप उनके घर के पास रहती तो आप जाके जरा देख आइए। रात को 1 बजे 2 बजे जब हम जाते थे तो वही महिला जिसने फोन करके शिकायत दर्ज की होती थी, वो दरवाजा खोल के अपनी आंख और सारे निशान छुपा के कहती थी कि नहीं सॉरी, मैंने गलती से फोन कर दिया, सब ठीक है, हम सो रहे हैं अभी। दरवाजे से ही बाहर कर देती थी। ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ कि जिन्होंने शिकायत दर्ज की उन्होंने शिकायत वापस ले ली। तो इन स्थितियों से ये वैवाहिक संबंध गुजरते रहे हैं। एक वाकया नीतू कपूर का भी है, नीतू सिंह का। ये मैंने पढ़ा है कई जगह की। मैंने ये जनसत्ता के एक बार के एडिटोरियल में आया हुआ है। हमने पहली बार नीतू सिंह का जो मसला है जनसत्ता के एडिटोरियल में पढ़ा, जब उन्होंने पुलिस में शिकायत, मैगजीन्स में पढ़ी है। हाँ बिल्कुल ये बात नीतू सिंह की भी हो रही है। और भी जनसत्ता ने तब इसमें संपादकीय लिखा था, नीतू सिंह भी, और जो आदित्य पंचोली की वाइफ थी जरीना वहाब, उनका भी कैसे। लेकिन नीतू सिंह का अब हम नाम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ऋषि कपूर ने खुद अपनी आत्मकथा में ये लिखा है, ये कन्फेशन किया है। ये उस वक्त भी मैम अखबार में आ गया था, हमने भी इसे जनसत्ता के संपादकीय में पढ़ा था। हाँ, तो ऋषि कपूर ने कन्फेशन किया कि जब नीतू प्रेग्नेंट थी तब मेरी इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही थी कि मैंने उसके साथ बुरा सलूक किया, इसका मुझे आज भी बड़ा अफसोस है। और ये सच मानिए कि जितने फिल्मी कलाकार, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, राजेश खन्ना हो, जो भी अपने कैरियर में जब असफल हो जाते थे तो सारा गुस्सा अपनी बीवी को पीट कर निकालते थे। तो ये वैवाहिक संबंध ये बड़े बड़े लोगों के हमारे सामने आते हैं। और तभी भी जब आप अभी देखते हैं कि अगर आप दुनियादारी के पैमाने पे अगर देखते हैं तो अभी आपके आसपास फिल्मी दुनिया में भी ग्लैमर, पैसा, उससे भरपूर एक जोड़ा है, देखने में खूबसूरत है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। और वो मतलब आपके टाइम में पहले के मुकाबले में नहीं हुआ है, तो वो अलग भी। तो आपको समझ में आता है कि जो तय चीजें हैं या तय बातें जो हमारे देखने में कि इनके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, इनके जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं होगी, तब उनके पास जो समस्या आती है वो समस्या कंपैटिबिलिटी की होती है। ये सब उस कंपैटिबिलिटी में भावनात्मक, तो जब हम उसको खोल के करेंगे बात, तो उस यही कंपैटिबिलिटी में और क्या सवाल आएंगे, यही सब सवाल आएंगे ना, क्योंकि वहां पे तो आर्थिक चिंता नहीं है, वहां पर वो सारी चिंताएं नहीं है कि रोजी रोटी के सवाल है रोज के, तो उस तरह का। उसके बावजूद भी जब दो लोगों के बीच में इस तरह की दिक्कतें हैं, तो कहने का मतलब कि बहुत महीन चीजें हैं, बहुत अदृश्य चीजें हैं। और जो फर्क आया है वो बस इतना है कि उस वक्त शिकायत बड़ी मजबूरी में जब सर से पानी गुजर जाता था तब दर्ज कराई जाती थी, तब भी वापस ले ली जाती थी। आज कम से कम लड़कियां उससे बाहर निकलना तो सीख गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें रहना नहीं चाहती ज्यादा। नीतू सिंह का ही जिक्र हो रहा है, ये भी टिप्पणी, नीतू सिंह ने तो यहाँ तक भी एक उस वक्त के इंटरव्यू में कहा था कि मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस अनटिल कि वो मतलब मेरे पास लौट के आ जाता है ना। तो ये बात तो हमारे बहुत बड़े यही बात में लेकर के आती हूँ। नीतू सिंह ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पति कहीं और से लौट कर आ जाता है। अधिकांश पत्नियां कहती हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पति लौट कर आ जाता है। कितने पति ये कहेंगे? हाँ, ये नीतू सिंह का ही नहीं था, कृष्णा राज कपूर का भी था। बहुत सारे लोग, राज कपूर नहीं, हिंदुस्तान की 90% बीवियों का यही हाल है। कितने पति यही बात कहेंगे? नैतिकता का दारोमदार केवल पुरुषों के लिए, केवल स्त्रियों के लिए क्यों? क्या केवल स्त्रियों का ही लौटना क्यों समस्याप्रद होगा? हम आ गए मुख्य मुद्दे पर, हम आ गए। ये बात गायत्री कमलेश्वर ने भी कही। गायत्री कमलेश्वर ने जो किताब लिखी है मेरे हमसफर,
उसमें ये बात कही है कि वो कहीं भी जाएं लेकिन वो लड़कियां उनको फांस लेती थी, वो फंस जाते थे, फिर आखिर लौट कर तो मेरे पास ही आते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे वही उड़ी चीज कि जहाज पुरुषों को एक उड़ी सामाजिक जहाज वो में मिला आ हुआ गए। है कि लौट करके आ जाओ, तुम विवाहित संबंधों में जाओ और लौट करके चले आओ। नैतिकता का कोई दारोमदार उनके ऊपर नहीं है। तुम बस बिल्कुल शाम नहीं को है। रोटी मेरे साथ खाना, रोटी तुम एक मेरे साथ मिनट तोड़ना। एक मिनट सुनिए, नैतिकता जी का दारोमदार तो नहीं ही है, वो अपराधी भाव भी नहीं है, वो गिल्टी बिल्कुल महसूस भी नहीं करते। बिल्कुल। सुनिए, सन 2000 में उमा शर्मा जी ने राजेंद्र यादव का एक साक्षात्कार लिया था जो कथा देश में छपा था। उसमें राजेंद्र जी कहते हैं, मन्नू को देखकर मेरे मन में सेक्स की इच्छा नहीं जागती। तो उमा शर्मा ने कहा, लेकिन सेक्स सीमेंटिंग फैक्टर तो होता ही है ना। तो इसके बाद फिर अब ये एक लाइन ने मन्नू जी को कितना आहत किया था ये मैंने देखा। तो पुरुष इतना मुंह से जिस जिस महिला के साथ उसने अपनी जिंदगी के कहने का वैवाहिक मतलब है, जीवन के देखिए यहाँ पे हम इस पॉइंट पे ही आ रहे हैं कि मनु जी की 37 बीमारी साल जो गुजारे, ताऊ है। 37 साल हाँ गुजारे, उसके बारे में ये हाँ कहते हुए शर्म नहीं आती कि उसको देखकर सेक्स का ख्याल नहीं आता। और वो तुम्हारे साथ कैसे रही। मेरे मेरे उस आर्टिकल में द वायलेंस ऑफ साइलेंस में इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि पुरुषों का एक औजार ये भी है कि अपनी पत्नी को सेक्स से वंचित रखना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये और इतनी वहां पर लेयर्स हैं। सेक्स वंचित महिलाएं अगर किसी और के साथ प्रेम कर ले, किसी और के साथ संबंध बनाए, तो उसमें समस्या, उसमें नैतिकता का क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? नहीं सुनो अनुशक्ति, उसमें समस्या, उसमें नैतिक समस्याएं तो दूर की बात है। मेरी पीढ़ी की या मेरी पीढ़ी से आगे की भी ज्यादातर के साथ समस्या ये है कि वो भावनात्मक रूप से इतनी बुरी तरह जुड़ी होती है अपने पति से कि वो सोच भी नहीं सकती कहीं संबंध बनाने का। ये सही बात है। मतलब इसमें भावनात्मक पक्ष बहुत ज्यादा हो सकता है। अब भावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं या सेंटिमेंट्स थोड़े, सेंसिटिविटी कम हो गई है, लेकिन मेरी पीढ़ी की तो मैंने इतने केसेस देखे हैं जहां औरत सिर्फ ये चाहती थी कि एक पुरुष का एक स्नेहिल सा स्पर्श तो हो, वो कुछ भी मैं करे यहाँ पे पर एक क्वेश्चन करूंगी मैम, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन हाँ और क्वेश्चन दोनों करूंगी। हाँ भावनाएं बोलिए। कम नहीं हुई हैं, भावनाएं सेंसिटिविटी कम नहीं है। वो जो कंडीशनिंग का एक चक्र था ना, जो ग्लास सीलिंग थी, जो ग्लास वॉल थी, दैट इज बीइंग ब्रोकन। उसको चनका करके तोड़ दिया गया। जहाँ पे कहा जाता था कि तुम स्त्री हो, तुम्हारी जहाँ शादी हुई है, जहाँ से तुम जुड़ी हो, वही तुम्हारा इकलौता पुरुष है, तुम्हारा इकलौता वही इकलौता व्यक्ति है जिसके साथ तुम जिंदगी निभा सकती हो। लड़कियां धीरे धीरे, संभवतः अवेयरनेस है, प्रोबेबली एक्सपोजिंग, गेटिंग एक्सपोज टू लार्जर अफेयर्स है, जो चीजें, या फिर सोशल डिजिटल क्रांति है, या फिर बहुत लोगों से इंटरनेट के जरिए बहुत लोगों से मिल पाने की सुविधा है। स्त्रियां, वो जो ग्लास वॉल था जिसके अंदर में उनको रूस्टर कूप में, जिसमें उनको बंद कर दिया गया था, जिसमें ये कह दिया, भावना के नाम पे जिनको कह दिया गया था कि तुम बस इसी एक व्यक्ति तक के लिए लिमिटेड हो, दे आर ब्रेकिंग दैट, they are getting divorced. If they are not getting divorced, the way men are cheating them, I don't endorse, विवाहेतर संबंध, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या भावनाएं हो सकती है। मैं किसी भी चीज को एंडोर्स नहीं कर सकती हूँ सिवाय अपनी चीजों के। तो मैं सिर्फ ये करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आजकल जो हम देख रहे हैं कि अलग संबंध बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस ग्लास सीलिंग का, उस कंडीशनिंग का टूटना है। ठीक है। हाँ तो ये क्या कहते हैं अनु, मैं चाहती हूँ कि अब इसी पर आप ना इसे बात को और आगे बढ़ाएं। और इस जैसे कि जो स्त्री यौनिकता की बात होती है, जब हम इस बात करते हैं तो वो एक नियंत्रण है, मतलब नियंत्रित करने की बात है, चाहे विवाह जैसी संस्थाएं हो या तमाम उस तरह से जो, तो लोग इस तरह से वो सीधे सीधे इसको सतही स्तर पे क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे के वो सवाल क्यों गौन हो रहे हैं। जो मुख्य सवाल यही है ना कि स्त्री यौनिकता के नाम पर उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रित करने के नाम पर उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं लगातार, जो कि बहुत रिग्रेसिव है। उसमें मतलब हमने बहुत सारी चीजें पार किया है, लेकिन वो सबके लिए अभी भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन है, जो कि हमने तो ये नहीं कहा है, ना ही इस सर्वे में भी आया जो भारत की तमाम महिलाएं, वो एक सर्टन संख्या है, उस संख्या का वो प्रतिशत है। वो 130 करोड़ की आबादी वाले में अगर आधी आबादी करते हैं तो उतने का सच नहीं है वो।
वो एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा जो पढ़ा लिखा है, बहुत छोटा हिस्सा जो एम्पावर्ड है, बहुत छोटा हिस्सा जो इसके साथ एक इस तरह का जो है वो खतरे मोल ले सकता है या प्रयोग कर सकता है, उस तरह का है। तो ये पूरे समाज को रिप्रेजेंटेट नहीं कर रहा, और इसके पीछे के जो सवाल है उसको बार बार इतनी सतही चीजों पर जो ला रहे हैं लोग, और मुख्य सवाल जो है उसको सीधे सीधे इग्नोर कर जाए, जिससे कि जुड़ा हुआ जो मुख्य बात है वो है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस पे बात करें, जैसे सुधा मैम कह रही थी तो आपने वहां एक बात मैं कहना चाहती हूँ। आप सोच रहे हैं कि जिस एक खास क्लास या जो एम्पावर्ड क्लास जिसको आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल लोअर क्लास की औरतें भी। मैंने डेटिंग ऐप वाली बात करी वो नहीं, मैंने डेटिंग ऐप वाली नहीं। जो लोअर क्लास की जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़कियां हैं, वो भी आज अगर उनको एक बेटी पैदा हो गई और हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो वो कहती है हमें उससे लड़ाई नहीं करनी, हम ठीक है कौन वक्त बर्बाद करे, हम अपना कमाएंगे और अपनी बेटी को मतलब एक लाइन से ऐसी कतार में घर हैं जो सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं लड़की, बिल्कुल कम पढ़े लिखे कल। ठीक है, और हम तो इसके साथ अभी लोग तो इसी पे अटके रह जा रहे हैं, जहाँ की साइंस आपको पूरी स्वतंत्रता दे रहा है कि आपको बाप नहीं अब किसी को चुनना है, और बहुत आराम से करण जौहर रह रहे हैं बिना किसी माँ के, अपने बच्चों की माँ के, और एकता कपूर का भाई भी बहुत आराम से रह रहा है, एकता कपूर भी आराम से है, उनके बच्चों का कोई उनका ना उनकी माँ है ना उनका बाप है, ठीक है, कोई नहीं जानता है। तो मतलब हम आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत और तरीके से प्रिपेयर होना है, तो इस तरह की सवाल आगे आएंगे। सुधा जी जिस क्लास की बात कर रही है मनोरमा, सुधा जी जिस क्लास की बात कर रही हैं उस क्लास में भी सच में वहां भी, और मैं तो शेयर करूं कि मेरी देखभाल जिन्होंने बीमारी में की है वो लड़की भी कम उम्र में है, और उसने निर्णय ले रखा है कि हम बच्ची का देखभाल करेंगे। तो एकल पेरेंटिंग का ये जो है वो बियॉन्ड क्लास चीजें बढ़ रही हैं। आइए, स्वागत ही हो गया। ठीक है, तो अनु अपनी बात कहें, अभी हमें विनय ठाकुर ने भी ज्वाइन किया है तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आवेश तिवारी जी का एक कमेंट आया था, कल उन्हें मैंने इस मिसोजिनिस्ट बुलाया था तो उनको बहुत खराब लग गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मिसोजिनी को मिसोजिनी ही कहेंगे, चाहे आप एक बार करें या बार बार करें। खैर, आवेश तिवारी जी कहते हैं कि मृणाल पांडे का मुद्दा समसामयिक था और उन्हें सेक्सुअलिटी समसामयिक मुद्दा नहीं लगता है, तो उनको मैं आज बता लेकिन हम यहाँ पे अनुशक्ति हम ट्रोल नहीं बनेंगे, हमें यहाँ पे बहुत मनोरमा, ये अनु आप मत जवाब दीजिए, मैं एक बात में जवाब देता हूँ कि पर्सनल पॉलिटिकल पे बहुत बहस हो चुकी है स्त्रीवाद के भीतर, और 1932 में बाबा साहब पुणे पैक्ट करते हैं और 1934 में रघुनाथ कर्वे का केस लड़ते हैं इसी विषय पे। हम अपनी बात कहेंगे तो बताएंगे वो केस क्या था। तो कभी भी मैं आती हूँ, क्या प्रासंगिक होता है, आप अपनी बात कहें। जी, आज मैं रजनी मुर्मू के साथ एक कार्यक्रम में थी। रजनी मुर्मू आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, बहुत अच्छी आवाज है, और स्त्री विमर्श को, मतलब स्त्री अधिकार को, आदिवासी स्त्री अधिकार को लेकर के जितनी मुखर वे हैं, संभवतः उतनी मुखर मुझे दूसरी अन्य महिलाओं का मिलना थोड़ा मुश्किल है। सरहुल वाले मसले पे अभी ट्रोल हुई थी तो हमने उनसे बात की थी स्त्रीकाल पे, उनको भी इसी तरह से ट्रोल किया गया था। जी, तो रजनी मुर्मू ने अपनी बहुत सुंदर बात कही। रजनी मुर्मू से इसी चरम सुख के बात पर कि कैसे चरम सुख के मुद्दे को इन्होंने सतही मुद्दा बना दिया और कैसे यह मुद्दा हर जगह जुड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि चरम सुख का मुद्दा दरअसल सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर का ही नहीं है, ये अय्याशी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है अधिकार हासिल करने का, सत्ता को विकेंद्रित करने का। ये सत्ता के, मैंने उसको कहा कि बिल्कुल ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का ही मसला है, क्योंकि जिस वक्त आप प्लेजर, औरतों को प्लेजर को समझने लग जाएंगे, आपके अंदर का जो वो है, मतलब सख्त चीजें, वो कहीं ना कहीं मेल्ट होने लग जाएगी। तो आप जो है, आप जब प्लेजर की बात होने लग जाएगी तो दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन होने लग जाएगा। जब सेक्स में म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा तो अधिकार जो है, संपत्ति वाला अधिकार जो है, वो उससे आप कहीं पीछे हट जाएंगे। तो एक्चुअली ये चीज जो सतही बात इसलिए हो गई, सबसे बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि लोगों को स्त्रियों का सेक्स को, स्त्रियों का अधिकार मांगना कभी सुहाता नहीं। अब तक वो अधिकार प्रॉपर्टी का अधिकार था, जिसमें उसको एक बारगी को चुप करवाया जा सकता था क्योंकि उसके लीगल पचड़े थे, पर जहां पर सेक्स की बात आती है वहां पर सीधे सीधे उनकी भागीदारी पर सवाल उठ जाता है। देखिए, मैंने सवाल क्या किया, मैंने मेरा कोटेशन क्या था, 70% महिलाएं, लोगों ने परसीव कैसे किया, 70% पुरुष। आप साइकी देखिए, मैंने कहा 70% महिलाएं, वो परसीव कर रहे हैं 70% पुरुष। हो सकता है 70% महिलाओं के साथ ही 50% पुरुष ही हो,
रख रहे हैं ना आप, एक के साथ दो पुरुष, एक पुरुष के साथ 2 महिलाएं हो रही है ना, 3 महिलाएं हो रही हैं। मैंने तो नहीं, 70% खैर आंकड़ों महिलाओं पर की मत जाइए आप, आंकड़ों पर मत जाइए। नहीं, ये बात मैम आंकड़ों से ही शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने एक आंकड़ों सर्वे से के ही आंकड़े शुरू हुई थी। आंकड़ों से ही शुरू हुई थी, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये ड्यूरेक्स के आंकड़े हैं। ड्यूरेक्स ने 3 साल पहले एक बड़े सैंपल साइज के साथ एक सर्वे करवाया था, जिसमें ड्यूरेक्स ने ये कहा था कि लगभग 70% महिलाएं भारत की हर बार ऑर्गेज्म अटेन नहीं करती हैं। ये ड्यूरेक्स का सर्वे था। मैंने इसको लेकर के अपनी एक बात कही थी, इसी को कोटेशन में डाल करके पोस्टर बनाया गया था। उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हुई थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, और हमारा ये कार्यक्रम भी जो था वो ब्लीडन के सर्वे के ऊपर था, जो कि एक ऐप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप। पोस्टर इसका क्यों बनाया गया, क्यों पोस्टर बनाया गया इस बात का? मनोरमा बताइए। जो आपने कहा इसका पोस्टर किसने बनाया और क्यों बनाया? हम अभी संजीव जी के पास आते कहा था, आप नहीं थी सुधा जी, लेकिन वो अभी बताएंगे। हमने इंट्रो में ये बात कह दी कि हमारे साथ एक साथी ने ज्वाइन किया अभी हाल में ही, और उसके एक दिन पहले से तो मतलब हमें वो असिस्ट कर रहे हैं कार्यक्रम का टेक्निकल हेल्प करने में। तो मुझे लगता है इस तरह के सेंसेशनल पोस्टर नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं भी तब आप नॉन इशू को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं, जो मैम ये नॉन इशू नहीं है। आई एम सॉरी टू अपोज यू, दिस इज नॉट अ नॉन इशू, दिस इज अ वेरी मच एन इशू, दिस इज वेरी मच एन इशू। मैम वो पोस्टर उस दिन बातचीत थी, उसी विषय पे थी सुधा जी, लगातार बना रहे थे। सुधा जी वो डेटिंग ऐप पे बातचीत ही थी, और उसमें से 3-4 पोस्टर जी, उस वो डेटिंग ऐप पे ही पोस्टर थी, और सभी वक्ताओं के 2-2 पोस्टर बने थे। अनुशक्ति ने अलाउ किया, बाकी वक्ताओं ने अलाउ नहीं किया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे और हम लोगों ने पोस्टर, एक चीज नाइस हसन का पोस्टर बना था सुधा जी, तो सभी और एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वो पोस्टर हमने एक दिन पहले से बनाना शुरू किया था, चूंकि एक लड़के ने ज्वाइन किया है, फैजान है हमारे साथ, और पहले जहांगीरपुरी के दंगे पे जो जितने वक्ता थे उनके भी 2-2 पोस्टर जहांगीरपुरी के दंगे पे बने जी, और वो लगातार पोस्टरिंग का हम लोगों ने आगे से तय किया हुआ है जी। मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो जो बात आई है उस पर चर्चा कर रहे थे। आप किसी को ना आदेश दे रहे थे, ना किसी को तोड़ने की कह रहे थे कि विवाह शक्ति को तोड़ दो, ना आप ये कह रहे थे कि आप अपने पति को छोड़ के भाग जाओ, कुछ भी नहीं कह रहे थे। मैं ये बता दूं कि स्त्री काल पे इससे पहले प्रॉपर ऑर्गेज्म पर ही एक पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ है, 1 साल पहले प्रोग्राम हुआ है, और उसको सुना जा सकता है। स्टेटमेंट दिया है 1 साल तो वही बात मैं कहना चाहती हूँ, उसकी एंकरिंग, उसका संचालन मेधा जी ने किया था। हाँ, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर किसी को निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम विवाह बंधनता को छोड़ दो। ऐसा जो आंकड़ा आया है उसका एक कारण सोचा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है कि हमने एक प्रोग्राम 1 साल पहले बिल्कुल उसी पे किया था, ऑर्गेज्म पे किया था, और हमारा ये कार्यक्रम जो है उसके पीछे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे विवाह नामक संस्था है उसकी राजनीति पर था, और ये स्टेटमेंट उसका एक हिस्सा बस था, उस विमर्श के तहत था वो। तो ये चीज आपने कभी इस पर कार्यक्रम किया है कि जितने रेप होते हैं उसमें मैरिटल रेप सबसे ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो मैरिटल रेप की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे काउंसलिंग के 18 सालों में मैंने देखा है कि मैरिटल रेप इतने ज्यादा है, 90% केसेस में महिलाएं उससे त्रस्त होकर हमारे पास आती थी। इतना ज्यादा मैरिटल रेप बढ़ा हुआ है। चलिए, तो समस्याएं तो बहुत बड़ी है इसमें। हाँ, फिर संजीव जी के पास मैं आवेश तिवारी का ये कमेंट हमारे यहाँ हिफाजत कर सकती है। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी, आवेश तिवारी लिख रहा है अनुशक्ति के एक शब्द की हिफाजत की जिम्मेदारी स्त्री काल क्यों नहीं लेती? आवेश तिवारी जी को मालूम होना चाहिए, अनुशक्ति अपनी हिफाजत कर सकती है। मनोरमा और अनु एक-एक सवाल का जवाब देंगे तो हम लोग भटक जाएंगे, विषय पे बात करें। हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, और सुधा दी गवाह होंगी, पिछले 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी लगभग 7-8 साल से, 20 साल से तो हम प्रिंट में हैं, और वो गवाह होंगी कि ये सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के तमाम तरह, खासकर कास्ट ओरिएंटेशन, सामूहिक बलात्कार, जाति आधारित बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, कई डिबेट पहली बात है, हम इन इश्यूज को उठाते हैं जी। हाँ, आवेश जी ऐसा नहीं है, आपने शायद हमारी टिप्पणियां नहीं पढ़ी है वहां पर, ठीक है? और जब हम ये कार्यक्रम मनोरमा अभी हर सवाल का आप जवाब ना दें। अभी हम लोग बातचीत के बाद सवाल लेंगे, कुछ चुनिंदा सवाल लेंगे।
हाँ, लेकिन डिबेट 1 पे घंटा नहीं हो भी गया है, 1 घंटा हो। संजीव जी, फिर आप अपनी तरफ से इस पर अपनी बात कहें, खास तौर पे ये जो है ना, मैं चाहूंगी कि आप जो है, मैं क्या आपसे बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल था, जो मैं भूल रही हूँ कि आपसे मुझे क्या पूछना था। कोई नहीं, मैं अपनी ओर से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, 2-3 दिन से चीजें चल रही हैं, हाँ, तो ये नहीं, कुछ नहीं, ये टाइमिंग, हाँ, मुझे याद आ गया सर। संजीव जी, जो टाइमिंग को लेकर के कि मतलब सबके इस पे अभी बात नहीं कर सकते हैं, ये सही समय नहीं है बात करने का, इस तरह की बातें हमारा की गई। जी हाँ, जी जी ये उसकी ही तो बात मैं कर रहा चाहती हूँ। हूँ कि आप इस पे आप एक जवाब दें कि जी क्यों समय को लेकर के लोगों की बातें किस तरह से या मतलब क्या आप कहेंगे, अगर ये लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि सही समय, कौन कुल सा समय सही होता है? कुल मिलाकर 2-3 चीजों पर हम बात करेंगे। एक तो कि जो अणुशक्ति को ट्रोल किया गया और तेजाब वाली बात कही गई। आवेश जो सवाल कर रहे हैं, अणुशक्ति को पता है कि हम हर पल, हम हमारी टीम के साथ भी और अब निजी तौर पे भी, अणुशक्ति एक लेखिका भी हैं और हमारी मित्र भी हैं। निजी तौर पर हम इनके साथ मानसिक तौर पे खड़े थे। मैं बीमार हूं, अदरवाइज इनके साथ थाने में भी पहुंचता। तो ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात, सुधा जी ने जो बात की भी जा रही है, तो सुधा जी ने वो सवाल कर भी दिया, और वो और एक स्त्री काल की मेंटर के तौर पे कई बार ये सवाल करती भी रही हैं। एक दौर में जब ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो कुछ सेक्सुअलिटी को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के जो पोस्टर जारी होते थे, तो उन्होंने पोस्टर रोकने का सजेशन दिया था और रोका भी गया था, इस नोट के साथ कि जहां लगे कि रोका जा सकता है। तो इस लिहाज से हमारी मेंटर रही हैं, और आज भी उन्होंने वो सवाल किया। तो टीआरपी का हमारा कोई इरादा होता, तो आज हम टीआरपी के हिसाब से, मैं अक्सर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज के सबसे बड़े टीआरपी हैं। नरेंद्र मोदी का पक्ष बिकता है और नरेंद्र मोदी का विपक्ष बिकता है। हम आज तक, चाहे वो राजनीतिक बातचीत करते हो, सामाजिक बातचीत करते हो, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है और स्त्री काल भी यही करता रहा है कि हम लॉन्ग टर्म समाज के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। समाज की समस्याओं की पहचान, कल 2014 के बाद सारी समस्याएं नहीं आई हैं, और 2024 के बाद या 2050 के बाद सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। हम एक सतत परंपरा में संघर्ष कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि स्वास्थ्य की एक पत्रिका निकालने के लिए, और वो कौन है? मुझसे एक सवाल आज किया गया कि महर्षि किसको कहते हैं? संजीव जी, आपको पता है? मुझे पर्सनल भेजा गया था। तो महर्षि कर्वे कौन थे? और या जो स्त्रियों के स्वास्थ्य और पुरुषों के स्वास्थ्य और सेक्सुअल स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं और मुकदमा झेल रहे हैं, 1934 में झेल रहे हैं, और 2022 में अणुशक्ति ट्रोल हो रही है। तो संघर्ष बहुत सतत होता है। इसीलिए हम लोग लगातार जाति के सवाल को, जेंडर के सवाल को, ज्यादातर हम अपने पास, हमने बहुत कोशिश की है, और हमारी कोशिश होती है कि जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं अपने यहाँ। हम जरूर राजनीतिक बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बातचीत का तरीका यह है कि हम स्त्री मुद्दों पर बात करते हैं, और स्त्री एंकर या स्त्री पत्रकार राजनीतिक से लेकर के तमाम मुद्दों पर बात करती है। तो ये एक प्रसंग है जी। ठीक है। तो खैर, इसी बातचीत के इसमें ये भी बता दें कि जब इस्मत जी का मुकदमा उनके मसले पर, जबकि लिहाफ कहानी के लिए चल रहा था, तो उसका जो आखिरी हासिल उनको ये मिला था कि उन्हें वो महिला मिली थी जिन्होंने उसको चूम लिया, जिन्होंने उनको देखते के साथ इस्मत जी को चूम लिया था और अपने बेटे को दिखाया था और बताया कि मैंने वहां से तलाक ले लिया था, मैंने दूसरी शादी की। अब एक बात और मनोरमा, सॉरी, मैं थोड़ा आक्रोशित था वो लगातार इस तरह के आरोपों से। एक बात मैं और ऐड कर दूं कि जो साथी, इसीलिए मैंने कल बाबा साहब का जानबूझकर, बाबा साहब और महर्षि कर्वे को क्यों लाया बीच में, क्योंकि हम अम्बेडकराइट स्पेस पे काम करते हैं, हम जानते हैं, और हम खुद भी, कांचा अलैया का एक कथन है, बड़ा और फेमस कथन है, मैंने कई बार उसको खुद भी कोट किया है, कि वैसी महिलाओं का क्या जो सेक्स की बात करती हैं यदि महिलाएं, तो वैसी महिलाओं का क्या जिनके पास सेक्स के लिए ना स्पेस है और ना फुर्सत है। तो वो ऑर्गेजम, बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट, हम खुद भी कोट करते हैं। लेकिन हमने खुद को सुधारा भी। एक ही वक्त में, एक ही साथ कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक ही वक्त में रोटी का भी संघर्ष होगा। और यहाँ अभी सुधा जी ने खुद ही कहा कि सेक्स कई बार प्रताड़ना का भी विषय होता है पतियों के द्वारा। सेक्स ना देना, सेक्स की इच्छाएं ना पूरी करना, संतुष्ट नहीं करना, ये प्रताड़ना का भी विषय हो सकता है। तो ये भी संघर्ष है, साथ साथ संघर्ष है। इसी समाज में स्त्रियों के कई लेयर्स तैयार हो चुके हैं, सारे लेयर्स अपने और उसमें सिर्फ, हाँ,
और उसमें बस सिर्फ हम पूरी एक उसकी भाषा है जिसमें साथ संग साथ से लेकर सब कुछ है। वो उसमें मतलब कि हर चीज की हिस्सेदारी है, हर चीज में बराबरी मतलब एक साथ सब कुछ शेयर करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बिल्कुल सेगमेंट में बांटते हैं रिश्तों को कि आपने सिर्फ दैहिक हिस्से को जो है उस वाले इसको आपने एड्रेस किया, बाकी सारी चीजें आप, तो ये सब चीजें उसके अंतर्गत आती हैं जहां पर और जिससे ये चीजें किसी कोई भी रिश्ता जो है वो आगे बढ़ता है, या फिर उसके अंदर जो इसकी बात आती है, असंतोष की बात आती है, जो कुछ भी है वो उसके साथ है। तो ये जुड़ी हुई बातें हैं, उसी एक चीज में सब कुछ समाहित है। हम अब विनय के पास आते हैं और विनय से हम इस विषय पर टिप्पणी लेते हैं। वो खुद से जुड़े हैं आज, तो अच्छी बात है। हाँ, मैं इतनी देर से सुन रहा था, तो दो हाँ, बातें महत्वपूर्ण है कि एक आपकी आवाज तो गूंज रही है। आपकी आवाज आ आपकी रही आवाज इको हो रही है। है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं विनय जी, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। इको हो रही है। अभी आ रही है? आप माइक के बिना बोल लीजिए शायद। आ रही है? माइक के बिना, माइक छोड़ के बोल लीजिए शायद। आपने मेरी उसको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो सेक्स का जो मामला है, ये तो पहली बात ये कि जिन लोगों ने ट्रोल किया है वो निश्चित तौर पे ना वो इस विषय को जानते हैं, ना धर्म को जानते हैं। पूर्ण सवाल उनका जो है वो पावर को लेकर के, और जो उनको विनय जी ऐसा लगा कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। जी, ना विनय जी उनका आपको विनय जी आपको कमेंट से आना होगा, या तो कमेंट से आए या लॉग आउट करके फिर आए। हाँ, क्योंकि आवाज बहुत इको हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही जी। मनोरमा आगे बढ़ाइए। हाँ, ठीक है। हाँ, अब रति जी के पास जाते, वापस आई हैं तो फिर से एक टिप्पणी उनसे लेते हैं, है ना। तो मैं पीछे थी नहीं तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मेरी टिप्पणी तो बस यही है कि पहले ये करना कि आप, जैसे अभी किसी ने कहा कि आपने बेरोजगारी भुखमरी, भाई हमेशा बेरोजगारी भुखमरी पे तो नहीं करेंगे ना, जिंदगी के तो बहुत सारे पहलू हैं, हम उन सब पहलुओं पर करते हैं। तो ये इस समय ऐसा था कि उन्होंने एक पहलू पे बात की, ये इस एक पहलू पे, जैसे वो कह देते हैं कि मतलब, तो यहाँ पर हमने एक पहलू, आप लोगों ने एक पहलू पे बात की, और उस पहलू पे एक युवा लेखिका ने एक तथ्य को लेकर बात को स्पष्ट की। यहाँ पर कोई भी किसी पर आक्षेप नहीं था, आरोप नहीं था। यहाँ पर सिर्फ यही था कि इस लेखिका का या इस पत्रकार का, युवा पत्रकार का कहना ये था कि ये आंकड़े बताते हैं, और उस आंकड़ों का सत्य है जिसको हम छुपाते हैं। ये अगर सुधा जी भी जानती होगी और मेरी पीढ़ी की महिलाएं भी जानती होगी कि वो हमारी पीढ़ी में इस तरह के जो सुविधाएं महिला किस तरह से लेती थी, ये हमारी पीढ़ी का, आप पुराने नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। आज समय बदल गया है, वो खुलकर बोलती है, वो खुलकर अपने साथी को चयन करती है, और उसके बाद वो कहती है वो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, मुझे आज इस समय विषय पे, तो मतलब रति जी, पहले का भी जब हम देखते हैं उस तरह के केसेस देखते हैं, और बहुत सारे हम जिन लेखिकाओं के हमने नाम लिए, तो वो तो समय से आगे पहले ही बोल गई है केस मुकदमा मनोरमा झेलने वो 2% थी, मैं बात कर रही हूँ आम औरत की। हाँ, आम औरत की, अब आम औरत भी आगे बढ़ती है, केवल राइटर और लेखक यही नहीं हो रहे हैं, अब आम औरत भी इस बारे में सोचने लगी। आप किसी भी, जैसे मैं अपने ग्रैंड डॉटर से बात करूंगी तो वो पहले क्वेश्चन करेंगे कि वाई मैरिज। तो इस तरह की जो बातें हैं, आज ये नई युवा जो पीढ़ी है वो ज्यादा सोचने लगी है, और उसके बारे में अगर वो बात करने लगती है तो उनको स्पेस देना चाहिए, है ना। उस समय आम औरत कम सोचती थी, तब भी सोचती थी। रति मैडम, वो विषय ही ऐसा था, विषय था कि वो एक खबर आई है, कई जगह छपी है कि डेटिंग ऐप पर कुछ डेटिंग ऐप पे 48% महिलाएं हैं, कुछ पे उससे ज्यादा हैं, 50 से ज्यादा हैं। विवाहेतर संबंधों वाले डेटिंग ऐप पर 50 से ज्यादा महिलाएं बताई जा रही है, 48% या 50%। तो विषय ये रखा था कि विवाह संस्था क्या खतरे में है, वो बातचीत थी। और बाजप्ता स्त्री पुरुष संबंधों, इनइक्वालिटी, ये तमाम चीजों पे बातचीत थी। वहां ये प्रसंग आया कि सेक्सुअलिटी एक इशू है,
और उसके लिए तो अणुशक्ति का एक स्टेटमेंट था, और भी लोग पूरी बातचीत फिर इस दिशा में भी गई। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है ना कि दो आपने दो एक पोस्टर सवाल सबके किया था तैयार कि हुए मैं थे हाँ जी, दो आप पोस्टर कुछ हम तो लेखिकाओं ने हाँ रोक दिए जी। किसी ने ये कहा थोड़ा कि हम विवाह संस्था को बंद कर दो या ये कर दो वो कर दो, ये तो या चर्चा ये हो नहीं रही थी। या ये नहीं कह रहा है कि आप जब एक संबंध को खत्म करना चाहते तो आप तलाक का विकल्प ना लें, ये भी कोई नहीं कह रहा है। अब बात यहाँ पर ये हो रही बल्कि ये है बात अब हुई, जब बल्कि यही बात हुई कि एक यही बात स्वस्थ समाज में हाँ तलाक की संख्या बढ़नी चाहिए यदि बढ़नी इस चाहिए। तरह के हाँ आप ये बात हुई थी। मतलब बोलो आप ये हाँ, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं कहा जाता कि महिला में प्रेम नहीं होता है या महिला में ममता नहीं होती है या महिला माँ नहीं है, सब होती है, बहुत सी चीजें देखती है महिला, कोई और भी बहुत सी बात चीजों के आखिरी साथ बात आगे नहीं बढ़ती हो सकती है, ना तो मेरी हाँ बात आखिरी बात थी और ना ही हाँ विवाह हाँ कोई भी बात आखिरी बात नहीं हो सकती है। हर किसी का मत बिल्कुल हो सकता है, आप मत को हाँ स्वीकार कर सकते हैं, उससे असहमत हो सकते हैं। हाँ There is बस always like a scope of बस having different opinions, पर उसको लेकर के आप एक मतलब आप ट्रोलिंग में करना ज्वाल आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, वो बहुत आश्चर्यजनक बात है। आप ज्वालामुखी ये भी भी नहीं देखिए था, वो पैनल में ज्वालामुखी गार्जियन की नहीं था। तरह आप रति मैडम, आप पैनल में गार्जियन की तरह, एक मेंटर की तरह, मैं तो कहा ही कि शुरू से ही जी पहले ही दूसरे अंक से सुधा जी की आंख रही हमारे ऊपर हमेशा। तो देखिए यही असहमतियां आ गई, तो असहमतियों का ही तो स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और इसमें। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं आक्रोशित सुधा जी के सवाल से नहीं था, आवेश तिवारी के लगातार और सवालों से था। और नहीं, सवाल करने का सबको अधिकार है। मैंने कहा ना, मान लो मुझे अणुशक्ति की बात पसंद नहीं आती तो मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे कह रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप उसके लिए गंदी गंदी अश्लील भाषाओं का प्रयोग करना, उसको टारगेट करना, सुधा उसके जी लिए गंदी बात आप करना, वो अनम्यूट अच्छा करिए, नहीं आप लगता। कुछ कहना चाह रही हैं जी, अनम्यूट हाँ, करिए, मैं अनम्यूट मैं करिए। मैं सुधा जी से आहत पौरुष के संबंध में बात करना चाहूंगी अब मतलब अगला सवाल के रूप में कि जो इस तरह की बातें हुई तो मतलब ये एक पूरा जो कहते हैं बाढ़ की तरह से जो है लोगों को खास तौर पे मर्दों को ये नागवार क्यों गुजर रहा है इतना, जब 21वीं सदी में हम आ गए, 2022 में हम आ गए वो हैं। नागवार गुजरेगा ही गुजरेगा, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। क्यों गुजर रहा है मतलब they have no choice but to get सुधा divorced। दी एक सेकंड, मैं और थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, एक घटना शेयर कर दूं। हाँ वो पढ़ा था मैंने हाँ, कहीं, बोलिए आप जो राजन जी के प्रसंग में आपने कहा, तो उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू खाने की टेबल पे कमला नेहरू के साथ और अपने एक मित्र के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि कमला से कौन प्यार करेगा। कमला बहुत ही घरेलू किस्म की बहुत ही अच्छी महिला थी। तो उन्होंने, जो उनके मित्र थे, कॉमन मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैं ही प्यार कर सकता हूँ, इतनी अच्छी है कमला कि मैं तो उनसे प्यार करूं। तो जवाहरलाल का चेहरा एकदम तन गया था। जवाहरलाल जैसा डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व तो ये होता है जी। सुधा, हाँ बोलिए मैम। मैं ये कह रही थी कि मैंने पूरी चर्चा सुनी, आज ही सुनी, उस दिन नहीं सुनी थी, और ये पूरी चर्चा बहुत अच्छी थी और इस तरह की बातें बहुत मतलब जरूरी है कि इन पर बात की जाए। लेकिन अगर वो, मेरा सिर्फ ये आपत्ति थी कि अगर वो पोस्टर नहीं बनाया जाता तो शायद ये ट्रोलिंग को रोका जा सकता था। तो ट्रोलिंग को आमंत्रण नहीं देना चाहिए। इस तरह की कोई एक चीज ऐसी कह दी, अणुशक्ति ने कह दी या गीताश्री ने कही या मोनिला जो भी थी बसु उन्होंने कही, तो उसको आपको हाईलाइट करके पोस्टर अगर बनाएंगे और वो ट्रोलिंग के लिए आप आमंत्रण देंगे तो ये ठीक नहीं है, स्त्री काल की तरफ से भी ठीक नहीं। बेशक वो जितनी भी सही होगी वो बात, वो अपने आप पहुंचेगी, लेकिन उसको इस तरह उनको ट्रोल होने मत दीजिए ना, उसको रोक सकते हैं आप। नहीं, एक तो बात है सुधा जी कि उसको ट्रोल पर नहीं। एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्शन है मेरा, मैं बोलूं, मैं ऑब्जेक्शन है मेरा। ठीक है, आप बोलिए, फिर संजीव जी से इस पे लेंगे हम जवाब। एक्चुअली संजीव जी ने, मैं सिंस पोस्टर संजीव जी ने मुझे भेजा, उन्होंने ही टुक माय कंसेंट की, he took my consent कि should I put it out, and I said that yes, I had said this statement, I had no qualms, मुझे मेरा कोई रिग्रेट नहीं था, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं था उस स्टेटमेंट को आगे रखने में। वो स्टेटमेंट मैं पोस्टर में रखती या अपनी प्रोफाइल में रखती या कैसे भी रखती, जो लोग जिनके लिए वो हार्ड हिटिंग होता। पवन करण ने उसको आज अपना प्रोफाइल बनाया है, और पवन करण की कविताएं, मेरी माँ के प्रेमी, मेरी बहन के प्रेमी, मैं उस कवि का बहुत ही शानदार कवि हमारे बीच, उस पोस्टर को आज प्रोफाइल बनाया। शानदार कवि है, बहुत ही शानदार कवि है। तो मैं यही चीज कि मैं उस पोस्टर को, मैं इसलिए मैंने कंसेंट दिया उस पोस्टर को, क्योंकि बहुत जरूरी है एक औरत का
ऑर्गेज्म पर बात करना, सेक्स पर बात करना, खुलकर बात करना, पब्लिक स्फीयर में बात करना. दैट पोस्टर वाज हाईलाइटिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. और ये बात सब देखिए, मतलब ये बात बात है ना, ट्रोलिंग इनवाइट करना नहीं है. दे आर ट्रोलिंग, दे आर एट फॉल्ट. आई एम नॉट एट फॉल्ट. हम लोगों को सुधा जी के सजेशन को, मेरी नहीं. अनुशक्ति, हम लोगों को सुधा जी के सजेशन को सजेशन की तरह लेते हुए, एक पुरानी पीढ़ी का सजेशन लेते हुए, बात बता रही हूँ, और नई पीढ़ी के तौर पे हमारा सबमिशन है कि हम जॉल्ट दे रहे हैं. जॉल्ट आप लोगों ने भी बहुत दिया है, कृष्णा सोप्ती ने दिया है, और लोगों ने भी दिया है, हम भी वो जॉल्ट दे रहे हैं. पोस्टर में कोई गलत बात नहीं है. जब तक जॉल्ट नहीं देंगे, जब तक जॉल्ट नहीं देंगे, समाज नहीं आगे बढ़ने वाला है. उसको बहुत पानी नहीं, समाज को नहीं, ऐसा नहीं है, समाज को आगे बढ़ने विचित्र है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि ये इस देश की सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी से पैदा हो गई और इस देश की सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी के बाद खत्म. ऐसा हो गया. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. संजीव जी, बल्कि जॉर्ज ये आ गया कि हमने उसके बाद पोस्टर कोई और नहीं बनवाया. एक छोटी सी बात कह दूं मैं, एक छोटी सी बात नहीं जारी के जॉर्ज तो ये आ गया. हाँ, एक छोटी सी बात तो ये आ गया कि मैं एक दवा खा रहा था बीपी का, अभी 2 दवा खा रहा हूँ. आज से मैं वापस जा रहा हूँ. ये जॉल्ट आया है. एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं कि ये बात जैसे आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे उन्होंने की थी. मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप, सुधा जी भी जानती होगी, अगर आप ग्रामीण या कस्बी संस्कृति से परिचित हो तो आपको पता होगा कि जब बारात जाती है उसके बाद में औरतें खोरिया खेलती है, और उस खोरिया में किस तरह की बातें होती है ना. हाँ, और उस पर किस तरह की बातें खोल के अपने सास नंदे वगैरह सबके सामने करती हैं, और किस तरह की वो खेल उसकी आफत हो जाती है. जो पुरुष ना आज का समय होता है तो मार डालते उसको, और वो सारे खेलती थी. फिर इसके साथ में आप गीतों को देख लीजिए, हमारा जो संगीत है ना, मतलब ये जो ढोलक पे बजने वाला, उसमें क्या है कि मतलब जो मेरे शादी के आसपास ये सब चीजें चलती हैं. शादी के 1 साल 2 साल 4 साल बाद बात दूसरी हो जाती है. मैं वो बात मैंने मान ली नहीं, मैं बात हाँ सुधा जी, मैं बात ये कहना चाहती थी कि औरत को बोलती है, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, और बोलती है और बोलती रही है. लेकिन क्या है कि अब बिल्कुल अब तो ऐसा हो गया ना, घुटन हो गई. आपका ना तो पहला जैसा समाज रहा है ना, आप पहले खुल सकते हैं, और अगर आप कुछ बात बोल देते तो इतना बड़ा वो हो जाता है. तो मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा घुटन अभी हो रही है. पहले तो और खुल के बोल देती थी ना औरतें भी. आप सहमत है इस बात से कि पहले से ज्यादा घुटन है, स्पेस कम हुआ है, ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन स्पेस भी तो है. ऐसा स्पेस भी कम हो, मैं मानती हूँ. दूसरी बात मैं मानती हूँ. नहीं, मैं आपको मानती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि हमारे सामने जॉइंट फैमिली थी, हमारे पास सीखने के बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारी बातें हम जानते थे, और हम लोग जितनी फ्रीडम में रहे हैं उतनी फ्रीडम मेरी बच्चियों को नहीं मिली, और जितनी फ्रीडम मेरी बच्चियों को मिली उतनी मेरी नातिन को नहीं मिली. जो अमेरिका में है वो डरती है कि रात को है ना पेपर स्प्रे लेके चलते हैं अपने, अगर कॉलेज से हॉस्टल में आना होता है पेपर स्प्रे लेके चलते हैं कि वहां पे भी उनको कभी भी हरास किया जा सकता है. तो मैंने कहा कि मैं तो साइकिल चला के कहीं नहीं चली जाती थी, 8वीं से 7वीं से साइकिल चलाती थी, और बहुत मस्ती भी करते थे, लेकिन मुझे लग रहा कि स्पेस कम हो रही है. जी, मैं अनुषा इस बात पे मनोरमा 1.5 घंटा हो गया है. पिन पॉइंटेड अब सवाल ले लीजिए लोगों से, और कुछ सवाल हो दर्शकों के जो चुनिंदा ले सकते हैं, ले लीजिए. जी हाँ, 2-3 बातें. एक तो ये कि देखिए यहीं पर है, जब आप देखते हैं कि 2 अर्थी चुटकुले यहाँ पर बहुत हिट होते हैं, लेकिन आप उस तरह से बात नहीं कर सकते हैं. जब इस तरह की बात हो तो मतलब चुटकुले पूरा आप सारे 2 अर्थी जो नॉनवेज जिसको चुटकुला बोलते हैं, तो एक पूरी उसकी संस्कृति है जहाँ यहाँ सुनाया जाता है. लेकिन जब कोई इस तरह से गंभीर बातचीत करना चाहता है तो वो ट्रोलिंग का हिस्सा होता है. यहाँ पे बलात्कार हो जाते हैं मतलब कि हर 3 मिनट पे. यहाँ पे आपको पता ही है आंकड़े बलात्कारों के कि किस तरह से हमारा जो है देश बलात्कारों में भी नंबर 1 है. तो ये एक अलग है. लेकिन इसके साथ में आप एक स्वस्थ बातचीत, एक मैच्योर बातचीत, और इसके पीछे से जुड़ी हुई जो चीजें आती है, आखिर इन्हीं सबसे जुड़ी हुई हैं, ये एक सिलसिला है. तो इस पे बात करना है तो वो अगर कोई महिला कर रही है, स्त्री कर रही है, तो खास तौर पे वो उसकी ट्रोलिंग होने लगेगी. तो मैं ये जो विरोधाभास है, और प्लस जो स्पेस की बात कर रहे थे कि अभी मतलब स्पेस कम हुआ है, जैसा रति जी कह रही थी. अनु, आप इस पर अपनी बात जल्दी से कहिए.
मनोरमा, मैं पता है, मैं मम्मी लोगों की गालियां, मुझे याद है कि मेरी बहन की शादी हुई थी और समधी वो मड़वा खिलाते हैं, तो मम्मी लोग गाना गा रही थी, मैं ना तिर हौले हौले बोल, समधी जी बहन बेचे हैं, समथिंग समथिंग करके। वो जो बहुत होते थे। गाली, हाँ, मैं ना हाँ, तिर ऐसे इसी तरह की बहुत सारी गालियां थी। और इनफैक्ट जब मैं मजाक देखती हूँ उन लोगों का, जीजा साली जीजा समझ, जिसको कि मैं समटाइम्स मैं बहुत क्या कहते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक भी मानती हूँ, क्योंकि इसमें जब कई बार सालियों का दोहन भी हो जाता है, या फिर भाभी देवर वाले संबंध में एक उन्मुक्तता थी, एक सेक्सुअल फ्रीडम, एटलीस्ट कुछ लोग थे जो सेक्सुअल टॉक्स जिसके साथ की जा सकती थी, जिसके साथ सेक्सुअलिटी डिस्कस की जा सकती थी जी। बहुत बार सालियां जीजा के साथ अनु उस दिन भी मैंने बात की थी अपनी नानी की, चचेरी नानी थी मेरी। हाँ हाँ, मैं तो अद्भुत वो, इसीलिए मैंने कहा था कि 60-70 के बाद जो महिलाएं जिस दौर में बात करती हैं, वो नानी की चर्चा उस दिन भी की थी जी। बिल्कुल। अच्छा, जो चर्चाएं, लेकिन फिर भी उन चर्चाओं का रूप दबा ढका था। नाउ वी आर इन दिस सेंचुरी, जहां पे हम लोग बहुत आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो क्यों हम सेक्स के मुद्दे को अभी भी टैबू बना करके रखें? व्हाई कैंट वी टॉक ओपनली अबाउट इट? हम क्यों नहीं इस पर खुल करके बात करें? क्यों ऑर्गेज्म अभी भी एक हश टॉपिक हो? हमारे पास स्पेस, कहने का स्पेस, मतलब एक इंटरनेट स्पेस बढ़ा है, पर जो रिसेप्शन स्पेस जो है, जो लोगों की रिसीव करने की एबिलिटीज है, वो कम हो गई है। रति जी रिसीव करने की एबिलिटी के बारे में बात कर रही थी, वो कम हो गई है, पर कहने का स्पेस। हालांकि अनु सुधा जी जो बता रही थी, इसकी हिस्ट्री ही रही है रिसीव ना करने की। बिल्कुल रिसीव ना, और लेखकों ने, विचारकों ने हमेशा जॉल्ट दिए ही हम लेकर के आए ना, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, या पहले अब उधर इस्मत चुगताई के पास चले जाए, जिसने भी सेक्सुअलिटी की बात की। मैत्रेयी पुष्पा ने चाची के जरिए पहलवान का जो उसकी नपुंसकता, कथित मानसिक नपुंसकता है, उसको तोड़वाया है अपनी ही दामाद का चाची या सास के जरिए। तो जॉल्ट ही था एक तरह का। बिल्कुल। आप, और लेकिन अगर आप उसी चीज को समाज में लेकर के आए, मैं एक बहुत अपने करीब के रिश्तेदार को, मतलब पड़ोसी को जानती हूँ, जिसमें चाची ने अपने मतलब जेठ के लड़के के साथ चाची ने अपना रिश्ता बना लिया, जो कि पति के साथ नहीं बनती थी। शी वाज एक्सप्लोरिंग अ सेक्सुअलिटी। अब उसी चीज को आप इंटरनेट पर कह दें तो आपके ऊपर गोलियां चलने लग जाएंगी, भाषाई गोलियां चलने लग जाएंगी। सो आपके सामने चीजें हो रही हैं, पर आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो रिसेप्शन, मतलब मैं कहूंगी कि कहने का स्पेस बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल पोडियम प्लेटफॉर्म मौजूद है, और थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू डिजिटल क्रांति हमारे पास बेटर। मैं मोदी जी की तारीफ कर रही हूँ, संगी लोग सुन, थैंक्स टू राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। नहीं, मैं मोदी जी की तारीफ करूंगी भैया, अभी मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगी, मैं मोदी जी की तारीफ करूंगी। एक बात पे बोलना मैं तो आपके जितने भी ट्रोल्स थे उसको पढ़ने के चक्कर में बहुत लोगों को पढ़ा, तो उसपे बहुत इस तरह के बहुत जो नई उम्र के लड़के थे, उन्होंने इस तरह की बातें भी बहुत लिखी है कि मतलब आप इसको ट्रोल करने के बजाय आप इसको गंभीरता से इसको लीजिए, और अपने आप को छोटा या बड़ा मानने के बजाय बात कीजिए। आपके अंदर हिम्मत है तो बात करिए कि आप उसको चेक करिए, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मतलब आपकी अपनी जो है यहाँ पर आप उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप दूर कर सकते हैं, संबंध बेहतर कर सकते हैं, और ये कनेक्शन कई स्तर का है, भावनात्मक है। सबसे बड़ी बात है कि भावनात्मक भी है, भावनात्मक स्तर पे भी। मनोरमा जी, आज मुझे बीएचयू से एक लड़के ने फोन किया और कहा कि ये बूढ़ी औरतें क्या बात करेंगे इस पर। वो उसका इरादा, पहले तो मैंने उसको एंटरटेन किया, इस सवाल के बाद काटा। उसे मैं अभी बता दूं कि ये बूढ़ी औरतें ही अनुभवी औरतें भी हैं, और घर की दादियां नानियां ही बताती हैं, वही बताएंगी, उनके साथ बैठना होता है, शंकराचार्य तक बैठे, महिलाओं के पास ही मैं यही बात मनोरमा की बात पर कहना चाहती हूँ कि वो बात सही है कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और मतलब ये नहीं कहना है कि जो हो रहा है हम उसको एग्री कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ ये समस्या है, इसके दो हल हैं, या तो तलाक हो सकता है, दूसरा वो आप मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करें, जैसे मैंने बताया कि हाँ काम शास्त्र वगैरह में बताया गया है कि किस तरह से आप अपनी नपुंसकता को दूर करें। हमारे पास तो पुस्तकें हैं भाई, काम शास्त्र में तो एक पूरा चैप्टर है इस पे कि पत्नी को कैसे आप संतुष्ट करें, तो आप उससे सीख लीजिए। और आप तो देखिए यहाँ पर सीखने की बात है, आपकी क्षमता पर सवाल नहीं है, आपको नहीं आता है उस चीज पर सवाल है, आप सीखिए ना। यू कैन। अणुशक्ति दिल्ली में हर
सड़क पे लिखा हुआ है कि इस समस्या के लिए इस नंबर को फोन करें। एक सड़क पे लिखा है, वो कौन जाते हैं वहां पे? मैं ट्रेन से आती थी, और इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत नहीं होती है। मैं सहरसा से दिल्ली ट्रेन से आती थी, पूरे रास्ते यही पढ़ते आती थी। अमरोहा के बाबा जी से मिले, अमरोहा के बाबा जी से, मतलब वो बख्तियारपुर से शुरू होता था और अमरोहा के बाबा जी दिल्ली तक आकर के। और मुझे पता नहीं, बिहार यूपी में थोड़ा विज्ञापन कम होता है, हरियाणा वाले दुखी होंगे, लेकिन हरियाणा और अमरोहा वाले याद है भाई, 2005 से पढ़ रही हूँ मैं। केरल में विज्ञापन नहीं था। केरल में विज्ञापन नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा लेख आया था। वो इसी तरह की समस्या दूर करते थे। खानदानी शफाखाना करके आपके पास फिल्म बनती है भाई, आपका सुमंगल सावधान जो है वो फिल्म है। तो लेकिन ये भी तो, ये सुनिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और ये विरोधाभास को दिखाता है कि आपकी पूरी दीवारें, पूरे देश की दीवारें रंगी हुई हैं मर्दाना खोई हुई कमजोरी, ताकत वाला और ताकत पाने का हल, ये दोनों एक साथ लिखा हुआ, और फिर इसके बाद सीधे ऐसा कोई सवाल अगर एक स्त्री ने कर दिया तो फिर ट्रोलिंग हो रही है। ये दोनों कितनी विरोधाभास। सवाल कैसे किया, एक अच्छा कमेंट है, इसको कोट में लीजिए, स्त्री ने कैसे किया, इस बात को कोट में लीजिए। हाँ, स्त्री ने कैसे अच्छा कमेंट है, हम सबके लिए तमगा है, वो उसको ले लेते हैं। ऑल आर कैरेक्टरलेस एंड नैरो माइंडेड, इसको सिर्फ हम लोग ले लेते। अच्छा ठीक। सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी जी। हाँ सुधा जी, हम लोग कौन कैरेक्टरलेस है? चंदन, कौन कैरेक्टरलेस है? हम लोग इसीलिए लिया है। जी, थैंक यू। मूल किशोर गिरी जी, धन्यवाद। कितने मूल किशोर गिरी जी, मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि बेंगलोर में मेरी बेटी रहती है और बहुत बड़ा युवा वर्ग है जिसको मैं जानती हूँ। सभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं। तो उनमें, उनके बीच में मैंने जो ओपननेस देखी है कि कोई भी लड़की, मतलब कोई भी लड़की और दूसरा कोई साथी, वो लोग चले जाते हैं बाहर, सब इतना ज्यादा नॉर्मल, और वहाँ सेक्स कहीं आता नहीं है। आई थिंक बिकॉज देयर कंसर्न आर सो बिग, they don't have time to think about these trivial issues. मैं अपनी बेटी से डांट खाऊंगी अगर मैं कहूंगी कि मैं इस पे बात कर रही थी, because there are really serious, very serious issues about women other than बिल्कुल जी। और हम कैरेक्टरलेस हैं, not put down sexuality, there are so many issues। कैरेक्टरलेस हैं, इसलिए एक और कमेंट है, वो भी दे रहा हूँ, और वो ये है कि ये 4 महिलाएं 4 कमला दास हैं। ये अच्छा सा कमेंट है, ये मैंने पढ़ा था। तो संजीव जी आप बच गए। नहीं, उनको कमला दास के बारे में मालूम नहीं है। मैं कमला दास के मैंने नॉवल को भी ट्रांसलेट किया है, और कमला दास से बड़ी उनकी माँ फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने जो लिखा, इसकी मेरे आप नैवेद्य में पढ़ लीजिए कि उसमें उन्होंने किस तरह की कविताएं लिखी। लेकिन हम भी खुश हैं कि हम भी कमला दास के पोते और नाती प्रक्रिया परंपरा में हैं। हम उन सब के हैं जिन्होंने संघर्ष करके। कमला दास ने तो 13 साल की उम्र से अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी थी। क्या ब्यूटीफुल, वो जो माय स्टोरी है, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल एक्चुअली, एक्सप्रेशन, एन अमेजिंग एक्सप्रेशन, अमेजिंग एक्सप्रेशन। उनकी मदर थी, उन्होंने अपने जनरेशन से स्त्री के एक मांग आ रही है, सुधा जी को भी बोलने दें, सुधा जी को बोलने दें। नहीं, बात तो खत्म होनी है। कमला दास की बात आई है तो मैं बताऊं कि कमला दास जी ने अभी उनका एक आलेख मैंने पढ़ा, माँ पर लिखा है, बहुत खूबसूरत आलेख है, और वो किताब आ रही है अभी मदर्स डे पे 10 मई को रिलीज हो रही है, द ओल्डेस्ट लव स्टोरी अबाउट मदर एंड डॉटर्स। तो सारी बेटियों ने अपनी माँ पर लिखा है, उस पर भी एक कार्यक्रम करिएगा मदर्स डे पर जी। और ये बातचीत बहुत अच्छी रही। मैं बस अणुशक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग, वी आर विथ यू। थैंक यू मैम, दैट मैटर्स। हाँ बिल्कुल, आप बोलती रहें, आपको कहीं से कोई खतरा नहीं होगा। बस पोस्टर्स के लिए थोड़ा ध्यान रखें, उनको अपनी स्वीकृति ना दें। ठीक है संजीव जी, मैं स्वीकृति नहीं दूंगी, मैम ने कह दिया है मुझसे। आप मनोरमा पैक करिए। हाँ जी, नूर मैम का भी एक उनकी टिप्पणी आ रही है, बट व्हाई शुड वी इवन टॉक अबाउट सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन एंड ऑल दिस? दैट इज व्हाट मैम, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यही तो क्वेश्चन है, यही तो सवाल सवाल है। और उन्होंने कहा था
एक चीज और कहा था, वो चूंकि उन्होंने रोमन में लिखा था इसलिए कुछ कमेंट्स ले लीजिए। रोमन में लिखा हाँ। था तो प्रेम और वासना ऐसा कुछ अलग अलग चीजें करने में बहुत समय मत गुजारिए। तो बिल्कुल। ये बेसिक बात है। दोनों हाँ, वो जी ये कंटिन्यूटी में बहस है। शायद नूर मैम को हो सकता है उन्होंने उस दिन का प्रोग्राम नहीं देखा नहीं नहीं हो। नहीं 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 उस हिसाब से वो नहीं कह रही हैं। जो लोग प्रेम और वासना तो प्रेम और सवाल वासना कर रहे हैं, की इतनी बात और उतनी बदला क्या है? बड़ाई क्यों? उतनी बातें क्यों? बढ़ाई नहीं क्यों? नहीं बढ़ाई इस हिसाब से नहीं कह रही हैं। जो बड़ाई लोग क्यों? कमेंट लिख रहे हैं उनको जवाब दे रही हैं जी। जो प्रेम और दो वासना अलग को अलग चीजें हैं, रखा दोनों हाँ। साथ जोड़ के एक ही से हो जरूरी तो नहीं। शी इज राइट, दोनों शी इज साथ राइट। वो दोनों एक ही से हो जरूरी नहीं है। प्रेम और वासना ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है। ये एक वो और यही बात जॉल्ट कह है। रहे हैं। इसको खोल कर हम लोग बात करेंगे तो एक और जॉल्ट है, इसलिए अभी आगे एक और बढ़िए। हाँ 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 हमें खैर हमारे लिए ये अभी तो और ज्यादा ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बोलने का स्पेस है वो नहीं छीना जा सकता है। वो आपको मतलब कि वो बिल्कुल। स्पेस जो है वो क्लेम करेगी स्त्री, वो बोलेगी। आप सुनने के लिए तैयार रहिए और जो कुछ है आप कमेंट्स जल्दी से ले सकें हाँ तो ले लीजिए, अदरवाइज हाँ तो 9:15 ये हो चीज है चुका। बिल्कुल। और ये क्या कहते हैं, हाँ आखिरी अब टिप्पणी मैं मतलब बहुत ज्यादा मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ एक्चुअली। इतना ज्यादा अजय इतनी ज्यादा अजय सौ की टिप्पणियां। एक टिप्पणी है, ऐड करती है बात को। सुधा जी हाँ चली गई। वो साहित्य में पुरुष तो इस मामले को लेकर मौन ही बना हुआ है। मृदुलागर के सारे पात्र मानो गूंगे, जबकि स्त्रियां मुखर हैं। अभिव्यक्ति की पूरी संभावना बनी रही, लेकिन अभी तक पुरुष मन के व्यक्ति के लिए जगह नहीं बन पाई। एक दिन हम लोग पुरुष सेक्सुअलिटी पे बात करने को सोच रहे हैं अजय जी। ठीक है, चलिए। और प्रीति भी कह रही एक है आया है कि हाँ। और ये एक आया है। कृष्णा जी ने मैंने कहा, कृष्णा श्रीवास्तव की बहुत जरूरी था ये पोस्टर। पता नहीं इतनी बातें कैसे हो पाती भैरव को सुनाने के लिए। बिल्कुल। तो जो जोल्ट की बात कर रहे हैं, जो जोल्ट की बात कर रहे हैं वो है। तो अब एक आखिरी टिप्पणी हम लेंगे। देखिए मतलब इसके साथ साथ जो तमाम बातें हुई, लोगों को ये नहीं मालूम है कि इस तरह के भी लेख हैं इस तरह के कि ऑर्गेजम इज मेटाफोर फॉर पॉलिटिकल चेंज और जो सेक्स पॉलिटिक्स इन इंडिया, व्हाई फीमेल प्रेजर स्टिल अ टैबू, इस तरह के भी तमाम लेख हैं जो आपके दिमाग को खोलते हैं और उसकी अलग जो पक्ष है, पॉलिटिकल सोशल पेट्रियार्की के पक्ष हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें हैं जो स्त्रियों को नियंत्रित करती हैं हर स्तर पे। ये सिर्फ सेक्सुअलिटी की और प्लेजर की बात नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं। आप इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, हम उसको उस तरफ से इस तरफ लेकर आ रहे हैं। जब आप इन बातों को एड्रेस करें कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी पेट्रियार्की है, स्त्री को नियंत्रित करने की सोच है, विवाह में गैर बराबरी बरकरार रखने की बात है, उसके चॉइसेस को लिमिटेड करने की बात है, या उसको उसकी पसंद का जो जीवन है, जीवन साथी है, वो नहीं देने की बात है। उसको तमाम तरह की सुरक्षा के नाम पर, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, और भी कई चीजें हो, उसके नाम पर उसको एक बंधे बंधाए उसमें बांधने की है साजिश है, या जो भी ये एक सेटअप है। तो ये सारी चीजें जो है उसको इसमें देखे जाने की जरूरत है। मैं अब आखिरी दो लाइन की टिप्पणी आप लोग कहें और कार्यक्रम खत्म करती हूँ। सबसे पहले सुधा मैम आप कहिए। हाँ, आखिर में संजीव जी आपसे लेंगे टिप्पणी। सुधा मैम, रति जी आप कहिए फिर। सुधा मैम अगर आती है तो फिर हम वापस। देखिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ इस बारे में कि आपने इस विषय को उठाया, और इस विषय की जरूरत इसलिए है कि हम समाज के पक्ष में सोच रहे हैं, हम समाज के लिए सोच रहे हैं, हम स्त्री की आवाज के लिए सोच रहे हैं, हम पुरुष की आवाज के लिए भी सोच रहे हैं, उसके दोनों की, क्योंकि जब पुरुष स्त्री दोनों को ही संतुष्टि रहेगी घर में तो वो घर बना रहेगा। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के बारे के विरोध में है या विवाह के विरोध में है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। एक विषय की बात है, एक बहुत छोटे से विषय की बात है जो बहुत बड़ा है एक स्त्री के लिए जो है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये विषय बहुत मजबूत है और ये आज से नहीं है, हजारों सालों से है, जिसके बारे में चर्चा होती है और हम शुरू से करते रहे हैं। इसलिए हमें ये जो होना है वो बहुत अच्छा हुआ है। और जो आपको कष्ट उठाना पड़ा अणुशक्ति, तो उसके लिए तो हमें वास्तव में बुरा तो लग रहा है, मानसिक रूप से भी और ऐसे मन से भी। लेकिन ये बात
हर पीढ़ी में किसी ना किसी को आगे आकर के बात तो करना ही पड़ता है। हर पीढ़ी में एक किस्मत होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए। और अनुशक्ति रहनी थी, इस्मत, मृदुला गर्ग, नहीं सुधा आपने अरोड़ा, ये देखा रफीक इसमें, अहसन बहुत बड़े, इसमें अनु ने बहुत बार-बार छोटी है, बच्ची नहीं है। इसमें ने बार-बार कहा कि एक लिहाफ कहानी ने उसको उनको ऐसे समेटा उसके विवाद ने कि बाद में वो लोग उनको उससे आगे पीछे देखने को तैयार ही नहीं थे, है ना? तो इतना ज्यादा चस्पा हो गया था वो, जबकि मतलब उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ रचा। तो ये मतलब कि किस तरह से उनका ये इसको लिखना और इस पीढ़ी में नीलिमा चौहान की 2 किताबों ने जब ये किया तो 2-3 साल ट्रोल होती रही, 2-3 साल तक ट्रोल हुई वो लगातार, उनको ये किया। जी, पतनशील पत्नियों के नोट्स जी, हाँ। दो सीरीज में और ऑफिशियली पतनशील। जी 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 ऑफिशियली। मैम सुधा मैम आप चली गई थी, आप जल्दी से अपनी बात करें। जी जी जी, मैं क्या कहूँ, मैं भूल गई क्या कहने वाली थी। आखिरी टिप्पणी मैम, आखिरी टिप्पणी। हाँ, ये हस्तक्षेप क्यों जरूरी था, इस पे बात क्यों जरूरी थी, और अनुशक्ति के लिए जो मतलब अनुशक्ति की हिम्मत के लिए इस तरह की जो वर्जना के विषय है या जो भी एक तो है नहीं, अनुशक्ति इस बात के मायने हैं, सभी नहीं कह सकती, आपने कहा है नहीं, तो ये इस बात की मायने आप हेड ऑन लेने को तैयार है, सब लोग नहीं हेड ऑन लेने को तैयार होते। ऐसा नहीं है कि अपने सर्कल में लोग इसके बारे में बात नहीं करते अभी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी था ये हस्तक्षेप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी एक टिप्पणी मैंने पढ़ी थी थोड़ी सी कि आप लोग सब तलाक के पक्ष में इतना बोल रहे हैं, तो फिर बच्चों का क्या होगा, उनकी स्थिति के बारे में भी सोचें। तो मैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि आज ये तय मानिए बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो बच्चे नहीं चाहते, न सिर्फ इसलिए कि या जो अगर उनमें वही जो वो बात रह गई थी, जिन्होंने सोरोगेसी से चुना है मतलब कि बच्चों को, और जिनका एक ही पेरेंट्स है, अलग तो मुद्दा वहाँ है, भी वो तो बिल्कुल एक अलग विवाह संस्था नदारद है, वहाँ भी तो विवाह संस्था नदारद है। हाँ, सरोगेसी का मुद्दा एकदम अलग है, लेकिन उसमें पेरेंटिंग मैम, उसमें पेरेंटिंग का मसला है, उसमें पेरेंटिंग का मसला है। नहीं तो बच्चे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं इसलिए कि भाई ठीक है, हमें बच्चों को आगे अगर बच्चा चाहिए तो अडॉप्ट कर सकते, पर अपने बच्चे नहीं पैदा करते। ऐसी बहुत बड़ी जमात है यंग लोगों की जो बच्चे नहीं चाहते, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि तलाक की समस्या के लिए, बल्कि पूरी पृथ्वी में जो परिघटना हो रही है, जिस तरह का एनवायरनमेंट जिस तरह से बदल रहा है, जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। अगले 50 सालों बाद बच्चों का क्या होगा, ये धरती कहाँ जाएगी, कितना बोझ संभाल पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बात की जानी चाहिए। एनवायरनमेंट है, और सेहत का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आपको और ज्यादा कुछ और समय लेकर यदि स्त्री काल के समय लेकर आप स्वास्थ्य का जब भी आप कोई कार्यक्रम करें, मैं आने को तैयार हूँ। बिल्कुल। और दर्शकों को बता दें कि समय लेकर स्त्री काल के आर्काइव में जाइए। गुर्दा रोग में जो मैंने ही फेस किया है, उस पे 3 एपिसोड मिलेंगे जिन्होंने फेस किया। 2 डॉक्टर बुलाए हमने एम्स से, सर्जन बुलाए, फिजिशियन बुलाए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्त्री संबंधी रोगों के, मानसिक रोगों के कम से कम 15-20 बातचीत आपको स्त्री काल यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप जरूर सर्च करके सुने। जी सुधा जी का बहुत बढ़िया। अब बस अनुशक्ति के 1.25 घंटा हो रहा है। अनुशक्ति आखिरी टिप्पणी करिए। मैं दवा खा रहा हूँ लाइव में। हाँ जल्दी से। हाँ मनोरमा, क्या बोलूं मैं? आखिरी टिप्पणी करिए इस पूरे मसले पर। और मैं ये टिप्पणी करूंगी भी गया था आपसे, इस पे भी थोड़ा सा, आने वाले दिनों में वैसे भी बहुत सारी चीजें बदल रही है, जो कि मतलब चाहे वो इसको लेकर के हो, पेरेंटिंग को लेकर हो, विवाह को लेकर के हो, तमाम चीजें जो हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका भी एक असर तो जैसे अभी आया है कि आपके पास ज्यादा विकल्प अवेलेबल है, आप किसी भी तरह से अब रोकना संभव नहीं है, संवाद रोकना संभव नहीं है, संवाद के तमाम रास्ते हैं, दुनिया खुली हुई। तो ये टेक्नोलॉजी ने ही संभव कराया है, जिसकी वजह से ये स्थितियां आई हैं। तो टेक्नोलॉजी आगे और इसका एक्सटेंशन करने जा रही है। तो ये सारी बातें भी हैं जिसमें जो पेरेंटिंग और बच्चों को लेकर एक बात होती है, तो वो भी एक अलग उस पर जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि उनकी जो है सेक्स लाइफ अलग है और उनके बच्चों का जो है वो सेगमेंट अलग है। तो वो दोनों अलग कर रहे हैं। तो ये समाज है, सारी चीजें यहीं पर हो रही है, तो इसको भी देखा जाना जरूरी है। मैं एक सलाह दूं आपको चंदन
कि आप ऐसा कीजिए, सबको, अच्छा आपने भुखमरी की बात नहीं की, उसकी नहीं की, तो आप एक लिस्ट बना दीजिए कि इस हाँ। बार हमने इसकी बात की है, अगली बार हम सॉस की बात डेट दे करेंगे, दीजिए, डेट डाल के डेट सॉस नहीं, की बात करेंगे, अगली बार हम आपके आंख नाक कान की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम भुखमरी की भी बात करेंगे, फिर हम यूक्रेन के युद्ध की भी बात करेंगे। तो एक लिस्ट बना के आप उसको सार्वजनिक रूप से बता दीजिए। यानी हम यूक्रेन युद्ध की भी बात करेंगे तो उस तरह से नहीं करेंगे जैसे जी हाँ, जैसे लोग कर रहे हैं। हम सबकी बात करेंगे, हम रशिया की भी बात करेंगे, हम अमेरिका भी करेंगे, और हम अपने सबकी बात, हम अपने रामलला की भी बात करेंगे। तो आप एक लिस्ट बना दीजिए और उसको बहुत सही टिप्पणी है मैम की। बहुत सही। आखिरी टिप्पणी पर मैं ये कहूंगी मनोरमा जी कि टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली में बहुत कुछ बदल दिया। इस टेक्नोलॉजी ने, इस तकनीक ने अवेयरनेस क्रिएट किया है। जिस ऑर्गेज्म की बात मैं करती शायद 2-4 लोग तक ही, अगर मैं लिखती अखबार में तो औरतें वैसे ही अखबार कम पढ़ती हैं, और पढ़ती भी हैं तो उनके लिए तो विशिष्ट सप्लीमेंट है। इनफैक्ट मैं बहुत बार ग्लैमर पत्रिका का जिक्र करती हूँ। ग्लैमर पत्रिका में से पॉलिटिकल कॉलम हटा करके राशिफल डाल दिया गया था, तो औरतों के जो अखबार वगैरह हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके तमाम अंग्रेजी अखबारों में अपने पति को रिझाने के लिए तमाम उपाय लिखे रहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। इसकी ट्रोलिंग नहीं होती है। आज तक इसकी ट्रोलिंग आपने नहीं देखी होगी। आप इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। कंडीशन सेट माइंडसेट के साथ है, तो नहीं, आप इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। प्रेजेंटेशन ऐसे सब्जेक्ट नहीं, अंग्रेजी में ही आप टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके तमाम उनके देखिए, इसमें इस तरह के सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कैसे सिडक्ट्रेस बनना है, कैसे आपको रिझाना है, उस तरह के पति कैसे, आपने कहीं ये पढ़ा है कि पति कैसे पति को पत्नी को रिझाए। तकनीक ने हमें ये जानने का मौका दिया। आपको पता है 2.5 साल पहले मेरी अवेयरनेस ऑर्गेज्म को लेकर के थोड़ी कम थी। आई वर्क इन an organization which is India's biggest sex positive organization, Love Matters India, रेडियो नीदरलैंड्स का एक भारतीय उपक्रम है। ये भी बताना आपके बारे में बहुत जरूरी है कि अनुशक्ति काम करती थी लव मैटर्स इंडिया के लिए। अभी आप उसमें अभी नहीं काम कर रही हूँ मैं, अभी नहीं, लेकिन अनुशक्ति नहीं, तो आपके बारे में ये चीज पब्लिक डोमेन में कम है कि आप स्पेशली उस संस्थान में काम कर रही थी जो इसी विषय पर काम करता रहा है। ये बात भी अपने आप में मायने रखती है। ठीक है, तो मैंने आज मैंने कहीं लिखा भी कि वो मुझे मेरे उसको कोट करते, मैंने कहा कि मैंने ये ऐड को देख करके नहीं कहा, मैंने सर्वे पढ़ा है, मैं चीजों को पढ़ती हूँ। तो बमुश्किल है तकनीक ने हमें ये जानकारी दी है कि किस तरह से मैं एक वाकया बताऊंगी कि शादी छूटने के बाद मेरे पार्टनर, मतलब जो भी है, तो मैंने अपने एक पार्टनर को भेजा था एक आर्टिकल की इफ यू वांट टू डेट मी यू मस्ट रीड, मैंने मजाक में भेजा था, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में काम कर रही थी एंड हमारी फ्लर्टिंग का शुरुआती दिन था एंड देन ही वाज ट्राइंग टू, आई मीन दिस, तो मैंने उनको एक आर्टिकल भेजा था कि इफ यू वांट टू प्लीज मी यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। सो टेक्नोलॉजी गेव मी दैट दैट फ्रीडम कि मैं उसको, जो चीज मैं शायद बोल करके नहीं कह सकती थी, मैंने एक लिंक के जरिए कह दिया। और ये उस पुरुष की बहुत बड़ी, मतलब मैं उसको कहूंगी कि उसका औदार्य है कि उसने उस आर्टिकल को पूरा पढ़ा एंड देन प्रोबेबली वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। बट मुझे वो पुरुष, मतलब मैं उन पुरुषों से भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए मैं उस बहुत सारे पुरुषों को मैंने जाना भी कि जो सेक्सुअलिटी को फेवर करते हैं, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, जो हमारे जैसे मुद्दे कहे जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर एक पर्टिकुलर स्टैंड भी लेते हैं। और इन सारी चीजों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहना है आपको खुल करके कहिए। नोबडी कैन डैमेज एनीथिंग, नोबडी कैन हैरेस यू, ठीक है? क्योंकि आप जब बोलेंगे, बहुत होता है कि लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं, बट यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। बहुत मुश्किल से, मतलब अगर कोई सच बात कह रहे होते हैं तो हमको इनको झेलना भी आना चाहिए और हमको इनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, संजीव जी लगता है चले गए हैं, तो फिर हम जुड़ गए संजीव जी। संजीव जी रुकिए, आपको कनेक्ट करते हैं। हाँ संजीव जी, अब आखिरी से जल्दी से आखिरी टिप्पणी करिए और फिर हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जी बहुत देर हो चुके भी हम लोग हैं। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, जस्ट 2 मिनट का टिप्पणी के तौर पे मैं यही कहूंगा कि समाज में निश्चित तौर पे अभी काफी उद्वेलन है, काफी सारे इश्यूज हैं और लगातार समाज का जो माहौल है वो खराब होता जा रहा है और संघर्ष हमेशा समानांतर बहुत सारे विषयों पे चलते रहे हैं, चाहे वो 19वीं शताब्दी हो, 20वीं शताब्दी हो। हिंदी का जो समाज है वो अभी 19वीं शताब्दी में अटका हुआ है। 20वीं शताब्दी में बहुत काम हुआ है, 20वीं शताब्दी में नागरिकता का काम हुआ है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की आवाज़ और बेहतर हो गई थी 19वीं शताब्दी की तुलना में। समाज सुधारक 19वीं शताब्दी में थे, वोटिंग राइट मिलता है, संविधान बनता है, बहुत कुछ हुआ है।
तो मेरा कहने का मतलब हर दौर में, आप सोचिए 1934 में वो रघुनाथ कर्वे कह क्या रहे हैं, वो पुरुष वेश्या के पास महिलाओं को जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि यौन संबंधी संक्रामक रोगों का इलाज संभव हो जाए और उससे रोकथाम संभव हो जाए तो अपने यौन आनंद के लिए महिलाएं पुरुष वेश्याओं के पास जा सकती हैं, बशर्ते कि एक लगाया उन्होंने साथ में कि उनके पतियों को संकट नहीं, यानी दो इंडिविजुअल व्यक्तित्वों पर भी वो बात कर रहे हैं। तो 34 में कर रहे हैं ना, 34 में तुरंत नमक आंदोलन हुआ है और तुरंत बाबा साहब का, मैंने कहा कि पुणे पैक्ट से देश पूरी तरह से आंदोलित था, बाबा साहब खड़े होते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। एक वक्त में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सारी बातें होती हैं, राजनीति भी होती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जो समाज का में जो परिवर्तन का मसला है वो निरंतरता में ही होता है। जी। तो आज संजीव जी, हम लोग ट्रोल्स को, जो जिन्होंने ट्रोलिंग की उनको धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उनके कारण हमने मतलब आज पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में बात किया है ना। बिल्कुल, मैं तो बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद हम लोग एनसीईआरटी पे बात कर रहे होते। जी हाँ, तो आप मतलब इस विषय पे आज इस विषय पे बूढ़ी महिलाओं को भी बुला लिया आपने। ये चीजें ज्ञान तो उनको चरणों में ही मिलना है। वो यदि वो धर्म के भाषा में समझते हैं तो देवियों के चरणों में ही मिलना है। बिल्कुल। और तब जबकि यहाँ पर योनि और लिंग की पूजा में भी चरण वाला ही, दुर्योधन का चरण वाला, अर्जुन चरण के सामने बैठे तो अर्जुन को कृष्ण का साथ मिला, दुर्योधन सर पे बैठा तो दुर्योधन को साथ नहीं मिला था। तो चरण में अर्जना टैबू और जजमेंटल होने की बात तब हो रही है जबकि यहाँ पर योनि और लिंग की पूजा की जाती है। ये भी आपको मतलब इस पर गौर करना होगा। और मतलब जहां तक मुझे लगता है कि जो सेक्स को लेकर इस तरह की जो गलतफहमियां हैं या इसको पूर्वाग्रह जो है, इसको, ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ भी है। इस बुराई की जड़ में सबसे बड़ी चीज जो है वो आप जो बलात्कार जैसी समस्याएं हैं, स्त्री को लेकर के जो पूरी तरह से वर्चस्ववादी नजरिया है, जो फिर बाद में बहुत सारे चीजों में प्रतिफलित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ पर इस मसले पर उदारता से या परिपक्वता से बातचीत और एक परिपक्व समझ अंततः बहुत सारी समस्याओं को एड्रेस करेगा। मतलब कि मुझे लगता है कि आखिर में ये इस बात पे इसी नोट पे ये बात खत्म मैं करना चाहूंगी कि ये बहुत सारी चीजों को जो है वो इंटर रिलेटेड है, और अगर आप इन सब चीजों को लेकर के एक परिपक्व नजरिया रखते हैं और इनसे जुड़ी हुई तमाम पक्षों को आप देखते हैं तो संभवतः बहुत सारी चीजों का जवाब मिलेगा और बहुत सारी समस्याओं से जो भारत खास तौर पे जूझ रहा है उसको संभवतः एक बेहतर समाज बन सकेगा। महिलाओं के लिए तो खास तौर पर बेहतर समाज बनेगा। तो आज इसी नोट पे हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अगली किसी 2 घंटे की बात हो गई।